10 साल पहले इस दुनिया में आने के बाद से सुयांग दिन रात कल्टीवेशन कर रहा था। आखिरकार वो टोंगशुआन रियल्म की शुरुआती स्थिति तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी उसे ताकतवर नहीं मानता था। उसी समय उसके सिस्टम ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। सिस्टम ने बताया कि सुयांग की मानसिक स्थिति बाइंडिंग की शर्त पूरी कर रही है, और आखिरकार सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। इस सिस्टम का मकसद था सुयांग को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मास्टर बनाना। इसका तरीका भी बेहद खास था। सू यांग अगर अपने किसी डिसाइपल को कोई वस्तु देता तो सिस्टम उस वस्तु के बदले रैंडम मल्टीपल रिवॉर्ड वापस करता। सिस्टम ने शुरुआत में ही उसे एक वेलकम गिफ्ट दिया, जिसमें एक बेहद शक्तिशाली डिवाइन पिल और एक उच्च स्तर की कल्टीवेशन टेक्निक शामिल थी। लेकिन तभी सिस्टम ने चेतावनी दी कि उसके डिसाइपल जो लिंगफेंग की लॉयल्टी बेहद नीचे गिर चुकी है। अगर ये और कम हुई तो मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। सिस्टम ने साफ बताया कि जो लिंगफेंग सीक्रेटली सेक्ट छोड़ने की योजना बना रहा है। सू यांग तुरंत उसे देखने निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही दूसरे पीक मास्टर्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सू यांग की कल्टीवेशन बेहद कमजोर है और उसे मिला पीक उसके हाथों बर्बाद हो रहा है। तभी सू यांग ने सबको एक जगह बुलाकर बताया कि वो नया डिसाइपल स्वीकार करने वाला है। लेकिन जिस युवक को वो डिसाइपल बनाने जा रहा था, उसका पहले से एक मास्टर था। अब वो अपना पुराना रास्ता छोड़कर दूसरे पीक में जाने का फैसला कर चुका था। सिस्टम ने उसी समय जो लिंगफेंग की लॉयल्टी को केवल 9% बताया और मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप खत्म कर दी। जो लिंगफेंग ने सुयांग का अपमान करते हुए कहा कि उसने पहले सुयांग को अपना मास्टर मानकर गलती की थी। उसके मुताबिक केवल कमजोर कल्टीवेशन रखने वाला व्यक्ति उसका मास्टर बनने के लायक नहीं था। सुयांग ने उसे याद दिलाया कि उसने उसकी पर्सनैलिटी को 3 साल तक निखारा था और आज उसके लिए एक बड़ा अवसर भी तैयार किया था। लेकिन जॉ लिंगफेंग ने सब कुछ ठुकरा दिया। इसके बाद जॉ लिंगफेंग ने अपने नए मास्टर सुयांग के सामने एक उच्च स्तर की वॉशिंग मैरो पिल पेश की। उसने घमंड से बताया कि अब उसे असली रिसोर्सेज मिलेंगे। सुयांग के पास अब कोई डिसाइपल नहीं बचा था। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने मजाक में बताया कि माउंटेन के नीचे एक युवक 3 दिनों से मास्टर बनने के लिए घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसने सलाह दी कि सुयांग उसे ही अपना डिसाइपल बना ले। सिस्टम ने तुरंत उस युवक की असली स्थिति पहचान ली। उसके शरीर के अंदर एक पावरफुल रेजिजुअल सोल छिपी हुई थी, जिसकी स्ट्रेंथ हेवनली सोल रियम से जुड़ी थी। वह युवक असल में सेक्ट में प्रवेश करके एक खास मेडिसिनल ट्रेजर हासिल करना चाहता था। सुयांग ने यह सुनते ही फैसला कर लिया कि वह उसी युवक को अपना डिसाइपल बनाएगा। माउंटेन के नीचे वह युवक 3 दिनों से इंतजार कर रहा था। उसका नाम ये बुफान था। उसके अंदर छिपी रेजिजुअल सोल उसे सलाह दे रही थी कि किसी भी तरह सेक्ट में प्रवेश करना जरूरी है, क्योंकि वहां मौजूद एक खास मेडिसिनल प्लांट की मदद से वो अपनी डैमेज्ड फाउंडेशन को दोबारा बना सकता था। ये बुफान ने मन में ठान रखा था कि वो एक दिन खुद को पूरी तरह बदलकर उन सभी लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल देगा जिन्होंने उसे कमजोर समझा था। आखिरकार सुयांग उसके सामने पहुंचा और खुद को लुओ टियानफंग का पीक मास्टर बताते हुए ये बुफान को अपना डिसाइपल बनने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह उसकी हालत बदलने में उसकी मदद कर सकता है। ये बुफान ने बाहर से तुरंत सहमति जताई, लेकिन अंदर मौजूद रेजिजुअल सोल ने उसे सावधान रहने को कहा। उसका असली मकसद अभी भी सेक्ट में प्रवेश करना और अपना लक्ष्य पूरा करना था। इस तरह ये बुफान ने सुयांग को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की कि सुयांग ने अपना पहला डिसाइपल सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है और अब उसकी मास्टर बनने की यात्रा शुरू हो चुकी है। साथ ही एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हुई, जिससे उसके डाउ फील्ड में आने वाले रिवॉर्ड्स की मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ने वाली थी। लेकिन ये बुफान की लॉयल्टी अभी केवल 5% थी। लुओ टियनफंग पहुंचने के बाद ये बुफान ने देखा कि वहां सुयांग के अलावा कोई और डिसाइपल नहीं था। उसकी छिपी हुई रेजिजुअल सोल ने भी इस जगह को देखकर कहा कि सुयांग की कमजोर कल्टीवेशन की वजह से शायद ही कोई उसके अधीन आना चाहता हो। ये बुफान ने वहां से निकलकर अपने असली उद्देश्य की तरफ बढ़ने का बहाना बनाया, लेकिन सुयांग ने उसे रोक लिया। सुयांग ने बताया कि ये बुफान के पास केवल मॉर्टल बोन है और उसके लिए कल्टीवेशन करना बेहद कठिन होगा, इसलिए मास्टर बनने के बाद वो उसकी बॉडी को बदलने में खुद मदद करेगा। इसके बाद सुयांग ने उसे एक बेहद शक्तिशाली डिवाइन मैरो पिल देने की पेशकश की। ये बुफान ने पहले इसे ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह पिल उसकी बॉडी को बदलकर सुप्रीम डिवाइन बोन बनाने में सक्षम है, उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। सुयांग ने साफ चेतावनी दी कि मास्टर द्वारा दी गई चीजों पर दोबारा सवाल उठाने की गलती न करे। इसके बाद यह बुफान ने पिल स्वीकार कर ली। पिल खाते ही उसकी मॉर्टल बोन खत्म होने लगी और उसकी नई सुप्रीम डिवाइन बोन का निर्माण शुरू हो गया। यह देखकर उसके अंदर छिपी रेजिजुअल सोल भी हैरान रह गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसी सुप्रीम डिवाइन बोन को अपनी आंखों के सामने बनते देखा था। सिस्टम ने बताया कि ये बुफान की लॉयल्टी 5% से बढ़कर 6% हो गई, लेकिन अगले ही पल लॉयल्टी तेजी से बढ़ने लगी और 60% तक पहुंच गई। ये बुफान ने सुयांग के इस पुनर्जन्म जैसे उपकार के लिए उसका धन्यवाद किया और कहा कि वो अपनी जान देकर भी इस एहसान को नहीं चुका सकता। लेकिन सुयांग ने उसे बताया कि अभी केवल पिल ही नहीं, बल्कि उसकी कल्टीवेशन टेक्निक भी बदलनी होगी। उसने ये बुफान को एक बेहद शक्तिशाली टेक्निक दी,
जो उसकी सुप्रीम डिवाइन बोन के लिए सबसे उपयुक्त थी। यह टेक्निक इतनी दुर्लभ थी कि ये बुफान के अंदर छिपी रेजिजुअल सोल भी अवाक रह गई। उसने बताया कि उसने हेवनली सोल रियल्म में रहते हुए भी ऐसी टेक्निक पाने की इच्छा की थी, लेकिन उसे कभी हासिल नहीं कर पाया था। ये बुफान ने पूछा कि सुयांग खुद ऐसी टेक्निक क्यों नहीं रखता। सुयांग ने सिर्फ इतना कहा कि डिसाइपल होने के नाते अच्छे रिसोर्सेज पहले ये बुफान को ही मिलने चाहिए। ये बात सुनकर ये बुफान की लॉयल्टी तेजी से बढ़ी और आखिरकार 100% तक पहुंच गई। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की कि उसके फर्स्ट डिसाइपल की लॉयल्टी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है। इसके कारण सुयांग को सबसे बड़ी मल्टीप्लायर रिवॉर्ड मिलने वाली थी। सिस्टम ने 100 गुना रिवॉर्ड एक्टिवेट किया। सुयांग को मिली वस्तुओं का 100 गुना रिटर्न मिलने लगा और उसी रिवॉर्ड की शक्ति से ये बुफान की कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ी। कुछ ही समय बाद उसने ब्रेक थ्रू करके टोंगशुआन रियल्म हासिल कर लिया। इसके बाद सुयांग अपने डिसाइपल को लेकर आगे बढ़ा और उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां साधारण मछलियां मौजूद थीं। ये बुफान ने देखा कि सुयांग उन मछलियों को बेहद प्रेशियस मेडिसिनल पिल्स खिला रहा है। यहां तक कि हर मछली को एक पिल दी जा रही थी। उसके अंदर मौजूद रेजिजुअल सोल ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। जिस पिल के लिए कल्टीवेटर्स अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष कर सकते थे, सुयांग उसे साधारण मछलियों को खिला रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन पिल्स की शक्ति मछलियों के शरीर में समाने लगी और उनके अंदर एक अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। ये देखकर रेजिजुअल सोल फिर से दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुयांग आखिर किस स्तर का अस्तित्व है। इसके बाद सुयांग ने यह बुफान को याद दिलाया कि अब वह टोंगशुआन रियल्म में पहुंच चुका है और सॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। फिर उसने ये बुफान को अपनी एक पावरफुल सॉर्ड दे दी। जैसे ही यह सॉर्ड डिसाइपल को दी गई, सिस्टम ने फिर से रिवॉर्ड ट्रिगर किया और इस बार भी एक बेहद पावरफुल रिटर्न सामने आया। ये बुफान और उसके अंदर मौजूद रेजिजुअल सोल दोनों उस शक्ति से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सुयांग ने बस ये बुफान को अच्छी तरह कल्टीवेशन करने के लिए कहा और खुद वहां से निकलकर उड़ने चला गया। कुछ ही समय बाद लुओ टियनफंग के ऊपर एक भयानक प्रेशर फैल गया। पूरी सेक्ट के डिसाइपल उस प्रेशर के सामने कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई इमॉर्टल खुद इस दुनिया में उतर आया हो। सेक्ट में तुरंत आदेश जारी हुआ कि सभी डिसाइपल नीचे झुककर उस अस्तित्व को सम्मान दें और किसी भी तरह की लापरवाही न करें। लेकिन असलियत यह थी कि सुयांग केवल थोड़ी देर के लिए उड़ने निकला था। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत जरूरत से ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए उसने तय किया कि अब उसे ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होना चाहिए और रोजमर्रा में इस्तेमाल करने के लिए किसी साधारण सॉर्ड का इंतजाम करना चाहिए। उधर लियो टियनफेंग में एक और समस्या सामने आ चुकी थी। ज़ो लिंगफेंग वहां पहुंच गया और उसने सुयांग को बाहर आने के लिए ललकारना शुरू कर दिया। ये बुफान उसके सामने खड़ा हो गया और अपने मास्टर का अपमान करने से मना किया। ज़ो लिंगफेंग ने सुयांग को फिर से कमजोर बताते हुए घमंड किया कि नए मास्टर के पास जाने के केवल 3 दिनों में उसे एक पावरफुल पिल मिली और उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़कर 8वें स्तर तक पहुंच गई। उसने खुद को जीनियस बताते हुए ये बुफान को भी चुनौती दी, लेकिन ये बुफान अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। कुछ ही पलों में उसने ज़ो लिंगफेंग को बुरी तरह हरा दिया। ज़ो लिंगफेंग इस नतीजे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। जिसे हर कोई पहले मॉर्टल बोन वाला कमजोर डिसाइपल समझता था, वो केवल 3 दिनों में इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया था। हारने के बाद ज़ो लिंगफेंग ने सुयांग से दोबारा मौका मांगने की कोशिश की। उसने अपने पुराने 3 साल के मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप का हवाला देकर सुयांग से उसे वापस स्वीकार करने की गुहार लगाई, लेकिन सुयांग ने उसे कोई मौका नहीं दिया और वहां से चले जाने को कहा। ज़ो लिंगफेंग ने अपनी हार के बाद झूठ बोलकर पूरी घटना को पलटने की कोशिश की। उसने बताया कि सुयांग ने उसकी बगावत का बदला लेने के लिए उसे बुरी तरह घायल किया और अपने नए डिसाइपल के सामने उसका अपमान भी किया। उसने गुस्से में यह भी कहा कि एक दिन वो वापस आएगा और सुयांग के पीक को पूरी तरह खत्म कर देगा। यह सुनकर चिंगयांग पीक के मास्टर यू पिंगचुआन का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा कि सुयांग जैसे कमजोर पीक मास्टर ने उसके डिसाइपल को घायल करने की हिम्मत करके हद पार कर दी है। यू पिंगचुआन सीधे सेक्ट के हेड के पास पहुंचा और मांग की कि सुयांग को सजा दी जाए। उसने साफ कह दिया कि अगर सुयांग को दंड नहीं दिया गया तो वह खुद उसे खत्म कर देगा। सेक्ट हेड ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यू पिंगचुआन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने यहां तक कह दिया कि अगर सुयांग के पीक और उसके पीक में से किसी एक को चुनना पड़े तो फैसला अभी करना होगा। इसके जवाब में सेक्ट हेड ने शांत होकर कहा कि अगर वो इतना ही असंतुष्ट है तो किंगयांग पीक अब उसका नहीं रहेगा। लेकिन यू पिंगचुआन ने फिर भी सुयांग के खिलाफ खुद कार्रवाई करने की कोशिश की। सेक्ट हेड ने उसे रोकते हुए पूछा कि क्या वो उसके सामने ही किसी साथी डिसाइपल पर हमला कर रहा है और क्या उसे सेक्ट हेड की कोई परवाह भी है। यू पिंगचुआन ने दावा किया कि सुयांग ने पहले उसके डिसाइपल को घायल किया और फिर उसे भी पीछे से चोट पहुंचाई। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या यही कहानी ज़ो लिंगफेंग ने सुनाई है, तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। इसी दौरान ज़ो लिंगफेंग ने फिर सुयांग का अपमान किया। उसने कहा कि सुयांग उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन अपने मास्टर के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। सुयांग ने आखिरकार यू पिंगचुआन के साथ सीधे हिसाब करने का फैसला किया। सेक्ट हेड ने उसे चेतावनी दी कि यू पिंगचुआन की कल्टीवेशन उससे बहुत ऊपर है और वो अपने रियल्म के शिखर पर है। इस लड़ाई में सुयांग के लिए खतरा बेहद बड़ा था, लेकिन सुयांग ने कहा कि वो पिछले 10 साल से सब कुछ सहन कर रहा है।
अब अगर वो लगातार पीछे हटता रहा तो यू पिंगचुआन और भी आगे बढ़ता जाएगा। सेक्ट हेड ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे सावधान रहने के लिए कहा। अगले ही पल दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही समय में सामने आया कि सू यांग ने अपनी असली ताकत इतने सालों से छिपा रखी थी। यू पिंगचुआन भी ये देखकर हैरान रह गया कि जिसे वो कमजोर समझता आया था वह वास्तव में उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। सू यांग ने पलटकर उसे बता दिया कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो उसे भी अपनी जान बचाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपनी जान खतरे में देखकर यू पिंगचुआन ने एक आखिरी चाल चली। उसने दावा किया कि अगर सू यांग ने उसे मार दिया तो पूरी सेक्ट मुसीबत में पड़ जाएगी। उसने बताया कि कुछ ही समय पहले एक इमॉर्टल उनकी सेक्ट के ऊपर से गुजरा था और वो इमॉर्टल उससे बेहद प्रभावित था। इसलिए अगर सू यांग ने उसे मार दिया तो इमॉर्टल जरूर क्रोधित होगा। सू यांग ने उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा कि उसकी बातें उसकी कल्टीवेशन से ज्यादा मजबूत हैं। यू पिंगचुआन ने सोचा कि शायद सू यांग अब डर गया है और उसे धमकी दी कि अगर वो अपनी दोनों बाहों को खत्म करके सेक्ट से बाहर चला जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन सू यांग ने साफ कह दिया कि आज वो उसे जरूर मारेगा। यू पिंगचुआन ने फिर उसी इमॉर्टल का नाम लेकर डराने की कोशिश की। तभी सू यांग ने असली सच्चाई बता दी। जिस इमॉर्टल की बात यू पिंगचुआन कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद सू यांग था। यू पिंगचुआन ने इस बात को झूठ समझकर उसका मजाक उड़ाया। उसके लिए यह असंभव था कि एक साधारण पीक मास्टर खुद को इमॉर्टल बताए। ज़ो लिंगफेंग ने भी सू यांग के खिलाफ बोलते हुए कहा कि उसके मास्टर का अपमान करना उस इमॉर्टल का अपमान करने के बराबर है। लेकिन सू यांग ने अपनी असली शक्ति का प्रमाण सामने रख दिया। उसके पास मौजूद इमॉर्टल सॉर्ड को देखते ही यू पिंगचुआन पहचान गया कि यही वही सॉर्ड थीं जो उस इमॉर्टल के पास थीं। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। उसने आरोप लगाया कि सू यांग ने वो सॉर्ड चुराई होगी, क्योंकि उसके हिसाब से सू यांग जैसे व्यक्ति के पास इमॉर्टल सॉर्ड होना असंभव था। लेकिन अब सू यांग के लिए बहस खत्म हो चुकी थी। उसने यू पिंगचुआन के साथ अपना पुराना हिसाब पूरा कर दिया। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की कि सू यांग ने पहली बार अपने ही सेक्ट के एक डिसाइपल को खुद समाप्त करके एक विशेष अचीवमेंट हासिल की है। इस अचीवमेंट के साथ सिस्टम ने एक नई एबिलिटी अनलॉक की, जिससे सू यांग एक निश्चित सीमा के अंदर छिपे हुए ट्रेजर्स को सीधे पहचान सकता था। अब उसे किसी ट्रेजर की तलाश में अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम ने तुरंत पास में मौजूद एक रेयर ट्रेजर का पता लगाया। एक साधारण दिखाई देने वाले पत्थर के अंदर बेहद कीमती स्पिरिट जेड छिपा हुआ था। सू यांग ने तुरंत ये बुफान को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह पर्पल नाइट पीक के तालाब के पास जाए। वहां एक खास मेडिसिनल हर्ब मौजूद थी और उसके पास रखा एक पत्थर वास्तव में वही रेयर स्पिरिट जेड था। ये बुफान को सिर्फ वो पत्थर लेकर वापस आने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ सेक्ट के कुछ लोग अभी तक यू पिंगचुआन की मौत की खबर से अनजान थे। जब उन्हें पता चला कि सू यांग ने उसे एक ही वार में मार दिया तो किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर यू पिंगचुआन की कल्टीवेशन बेहद ऊंचे रियल्म तक पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें असली सच्चाई पता चली। जिस इमॉर्टल के आने की बात पूरी सेक्ट कर रही थी वह वास्तव में सू यांग ही था। उसके पास मौजूद इमॉर्टल सॉर्ड उसी बात का प्रमाण थी। सेक्ट हेड भी यह समझ गया कि सू यांग ने पिछले 10 सालों में अपनी असली ताकत छिपाकर रखी थी। इसके बाद सेक्ट के लोग सू यांग से मिलने पहुंचे और उसके प्रति सम्मान जताने लगे। कुछ लोगों ने उसे रेयर पिल्स और अपनी फैमिली की सॉर्ड टेक्निक तक भेंट कर दी। सेक्ट हेड ने सभी को शांत कराया और कहा कि अब वे सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। उसने यह भी कहा कि सू यांग के पास मौजूद रिसोर्सेज की वजह से उनकी सेक्ट के फिर से शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत बढ़ गई है। लेकिन यू पिंगचुआन की मौत के मामले में सेक्ट हेड ने साफ आदेश दिया कि सू यांग की असली शक्ति और उसे मिले इमॉर्टल इनहेरिटेंस की बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। सभी ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया। सू यांग ने मजाक में कहा कि अब तो सेक्ट उसे किसी ट्रेजर की तरह छिपाकर रखने वाली है। इसके बाद उसने अपने साथियों को मिली पिल्स लेने के लिए कहा ताकि वे अपनी बॉडीज को बदल सकें। छिंगयांग पीक के बारे में भी फैसला लिया गया। सू यांग ने कहा कि इसका निर्णय सेक्ट हेड खुद कर सकता है। आखिरकार वहां की जिम्मेदारी एक सीनियर सिस्टर को अस्थायी रूप से सौंपने का फैसला हुआ। उधर ये बुफान अपने मास्टर के आदेश के अनुसार उस पत्थर को लेने पर्पल नाइट पीक पहुंचा। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा वहां मौजूद एक महिला कल्टीवेटर ने उसे रोक लिया। उसने ये बुफान की कल्टीवेशन देखकर समझ लिया कि वो एक शुरुआती रियल्म में है और उसके साथ कोई बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन वो खुद उस खास मेडिसिनल हर्ब को लेना चाहती थी। उसने ये बुफान को एक वॉशिंग मैरो पिल देकर हर्ब के बदले एक्सचेंज करने की पेशकश की। ये बुफान ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर उसे हर्ब चाहिए तो वो उसे मुफ्त में दे सकता है, लेकिन उसे उसकी पिल की जरूरत नहीं है। महिला को यह बात अजीब लगी। उसने बताया कि वो मेडिसिनल हर्ब बेहद कीमती है और उसके बदले दी जा रही पिल की कीमत भी कम नहीं है। लेकिन ये बुफान ने कहा कि उसके मास्टर द्वारा दी गई चीजों के सामने ये हर्ब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसने मुफ्त में कोई चीज लेने से भी इनकार कर दिया। ये बुफान के इस व्यवहार से वो महिला प्रभावित हुई। उसे लगा कि इतनी कीमती चीज के सामने भी ये बुफान लालच में नहीं आया।
उसने अपना परिचय मेडिसिन किंग वैली की डिवाइन मेडन बाई निंग्युए के रूप में दिया और ये बुफान को अपना डिसाइपल बनने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वो ये बुफान की मदद करके उसकी बॉडी को बदल सकती है और उसे एक एक्सेप्शनल कल्टिवेटर बना सकती है। लेकिन ये बुफान ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसका पहले से एक मास्टर है और उसने अपने मास्टर से वादा किया है कि वो इस जीवन में कभी उन्हें धोखा नहीं देगा। बाई निंग्युए ने पूछा कि आखिर उसका मास्टर कौन है। ये बुफान ने बताया कि उसके मास्टर सुयांग हैं, जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के लुओ टियानफंग के पीक मास्टर हैं। ये सुनकर बाई निंग्युए को हैरानी हुई। उसे लगा कि एक सामान्य सेक्ट के पीक मास्टर की तुलना मेडिसिन किंग वैली से नहीं की जा सकती। लेकिन ये बुफान की लॉयल्टी देखकर वो उसके मास्टर से मिलने के लिए और भी उत्सुक हो गई। उसने ये बुफान को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन फिर खुद ही फैसला किया कि वह सीधे लुओ टियानफंग जाकर सुयांग से बात करेगी। ये बुफान को चिंता हुई कि उसकी वजह से फिर उसके मास्टर को परेशानी होने वाली है। कुछ समय बाद बाई निंग्युए लुओ टियानफेंग पहुंची और खुद को मेडिसिन किंग वैली की डिवाइन मेडन बताते हुए सुयांग को बाहर आने के लिए कहा। लेकिन उस समय सुयांग एक महत्वपूर्ण टीचिंग दे रहा था। वहां मौजूद लोगों ने बाई निंग्युए को चेतावनी दी कि वो जिस व्यक्ति को बीच में रोक रही है उसके टीचिंग को बाधित करने से उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बाई निंग्युए ने पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अचानक उसकी हालत बदलने लगी। उसकी कल्टीवेशन तेजी से कमजोर होने लगी और उसकी एल्केमी की पावर भी खत्म होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्ति जैसे धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही है। अब उसे समझ आया कि सामने वाले को रोकना कितनी बड़ी गलती थी। उसे तुरंत झुककर माफी मांगनी पड़ी। बाई निंग्युए ने अपनी गलती स्वीकार की और सुयांग से उसे छोड़ देने की विनती की। उसने पूछा कि आखिर ये बुफान का मास्टर कौन है। ये बुफान ने बताया कि उसका मास्टर हमेशा से लो प्रोफाइल रहना पसंद करता है। अगर कोई और इतनी बड़ी गलती करता तो शायद उसे इतनी आसानी से जाने का मौका भी नहीं मिलता। इसके बाद बाई निंग्युए वहां से चली गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए सुयांग की असली क्षमता का रहस्य और भी गहरा हो चुका था। कहीं और कुछ कल्टीवेटर्स ने ऐसी मछलियां देखीं जिनके शरीर में अत्यंत शक्तिशाली बोन्स और एनर्जी दिखाई दे रही थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि साधारण मछलियों को इतने प्रेशियस रिसोर्सेज देकर इस स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। किसी ने देखा कि वहां सुप्रीम डिवाइन बोन तक मौजूद थी। इसके बाद आसपास के कल्टीवेटर्स को समझ आने लगा कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट आखिर कैसी असाधारण जगह बन चुकी है। कुछ लोग तो यह तक सोचने लगे कि सफेद कपड़े पहने वो युवा शायद किसी इमॉर्टल का रीइंकार्नेशन हो सकता है। उसी समय कई कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन में अचानक ब्रेक थ्रू होने लगा। एक कल्टीवेटर सीधे चौथे स्तर के ब्राइट मून रियम तक पहुंच गया। कुछ ही देर में दूसरे लोग भी ब्रेक थ्रू करने लगे। एक व्यक्ति लगातार 2 रियम्स पार करके 5वें स्तर के ब्राइट मून रियम तक पहुंच गया। बाई निंग्युए भी सुयांग की टीचिंग से मिले लाभ को समझ चुकी थी। उसने उसे सम्मान दिया और अपनी गलती के लिए दोबारा माफी मांगी। उसने अपनी गलती की भरपाई के लिए एक रेयर गोल्डन यांग पिल छोड़ दी। सुयांग ने वो पिल ये बुफान को दे दी और कहा कि इसे ऐसे लें जैसे कोई साधारण चीज हो। ये बुफान ने पिल स्वीकार कर ली। सिस्टम ने तुरंत रैंडम मल्टीपल रिटर्न एक्टिवेट किया और सुयांग को उस पिल के बदले कई गोल्डन यांग पिल्स वापस मिल गईं। ये बुफान को ये देखकर फिर अपने मास्टर की जेनरोसिटी पर हैरानी हुई, लेकिन उसके अंदर मौजूद रेजिजुअल सोल इस पिल की असली कीमत जानती थी। ये गोल्डन यांग पिल केवल कल्टीवेशन बढ़ाने वाली पिल नहीं थी। इसके अंदर शरीर को फिर से बनाने और किसी को मौत के बाद भी वापस लाने जैसी एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर मौजूद थी। ये बुफान की रेजिजुअल सोल ने इस शक्ति को देखकर समझ लिया कि उसकी पुरानी बॉडी को दोबारा हासिल करने की संभावना अब मौजूद है। इसके बाद ये बुफान अपने मास्टर के पास वापस आया और वो पत्थर सुयांग को सौंप दिया। पहली नजर में वो पत्थर बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहा था, लेकिन सुयांग की नई एबिलिटी ने तुरंत उसकी असली पहचान बता दी। वो कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि एक विशाल स्पिरिट जेड था, जिसकी मदद से कल्टीवेशन की स्पीड कई गुना बढ़ सकती थी। ये बुफान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो इतनी बड़ी ट्रेजर को साधारण पत्थर समझकर ले आया था। सुयांग ने स्पिरिट जेड ये बुफान को ही दे दिया। ये बुफान ने पहले इसे लेने से झिझक दिखाई, क्योंकि उसे पता था कि यह कितना कीमती ट्रेजर है। लेकिन सुयांग ने उसे ज्यादा सोचने नहीं दिया। उसने ये बुफान को गोल्डन यांग पिल्स और स्पिरिट जेड के साथ तुरंत माउंटेन से बाहर जाकर एक्सपीरियंस हासिल करने का आदेश दिया। सुयांग ने उसे याद दिलाया कि वह उसका डिसाइपल है, इसलिए बाहर जाकर भी उसे अपने मास्टर का नाम खराब नहीं करना चाहिए। ये बुफान ने अपने मास्टर के प्रति पूरी लॉयल्टी के साथ इस आदेश को स्वीकार किया। वो जाने लगा, लेकिन आखिरी बार अपने मास्टर को देखकर रुक गया। सुयांग ने उसे ज्यादा देर खड़े रहने पर डांटा और कहा कि अगर वो और देर करेगा तो खुद उसे बाहर भेज देगा। ये बुफान तुरंत वहां से निकल गया और जैसे ही वो रवाना हुआ, सिस्टम ने एक और रैंडम मल्टीपल रिवॉर्ड एक्टिवेट किया। इस बार सुयांग को एक नई और बेहद शक्तिशाली डिवाइन रियल्म प्राप्त हुई। ये बुफान के जाने के बाद सुयांग के पास एक और व्यक्ति आया। उसने सुयांग को अपना मास्टर बनाने की इच्छा जताई और कहा कि वो किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन सुयांग ने उसकी कल्टीवेशन देखकर साफ कहा कि उसकी शक्ति खुद सुयांग से अधिक है, इसलिए दोनों के बीच अभी मास्टर डिसाइपल का संबंध बनने का समय नहीं आया है। उसने उसे वापस जाने के लिए कहा और वह व्यक्ति वहां से चला गया।
इसके बाद सुयांग ने कुछ छिपे हुए अस्तित्वों को बाहर आने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वे सभी उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपना मास्टर मानकर प्रणाम किया। सुयांग ने उन्हें कुछ रिसोर्सेज दिए और आदेश दिया कि वे माउंटेन से नीचे जाकर नए डिसाइपल्स तलाशें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इधर मेडिसिन किंग वैली में बाई निंग्युए और चू चिंघे के बीच स्थिति बदल चुकी थी। बाई निंग्युए के पास मौजूद स्पिरिट जेड को देखकर चू चिंघे ने दावा किया कि पूरे सदर्न रीजन में ऐसी दूसरी वस्तु नहीं मिल सकती। लेकिन बाई निंग्युए ने बिना घमंड किए बताया कि उसने इससे कई गुना बड़ा स्पिरिट जेड पहले ही देखा है। ये सुनकर चू चिंघे को गुस्सा आया और दोनों के बीच टकराव बढ़ गया। बाई निंग्युए अब चौथे स्तर के ब्राइट मून रियम तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद मेडिसिन किंग वैली के भीतर उसकी कल्टीवेशन को देखते हुए उसे अगली वैली मास्टर बनने का अधिकार दिया गया। लेकिन बाई निंग्युए ने साफ कहा कि उसे इस पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी उसने वैली मास्टर की गंभीर हालत का जिक्र किया। उसने बताया कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानती है जो वैली मास्टर की गंभीर चोट ठीक कर सकता है। वैली मास्टर की सोल बुरी तरह घायल थी, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई वास्तव में उसे ठीक कर सकता है। बाई निंग्युए ने उस व्यक्ति का नाम बताया, सुयांग। यह सुनते ही मेडिसिन किंग वैली के कुछ लोगों ने उसकी बात का विरोध किया। उनके लिए सुयांग केवल एक दूसरे दर्जे की सेक्ट का पीक मास्टर था। लेकिन वैली मास्टर ने बाई निंग्युए पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने कहा कि उसकी हालत वैसे भी बेहद खराब है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मरने से पहले एक बार बाहर जाकर कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं होगी। इस तरह बाई निंग्युए वैली मास्टर को लेकर सुयांग के पास जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन पीछे से कुछ लोग इस यात्रा के खिलाफ साजिश कर रहे थे। उनका मानना था कि सुयांग जैसा कमजोर पीक मास्टर वैली मास्टर को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर रास्ते में वैली मास्टर की मौत हो जाती है तो पूरा दोष बाई निंग्युए पर डाल दिया जाएगा। उन्होंने टैंग ही को गुप्त रूप से उनके पीछे भेजने का फैसला किया ताकि जरूरत पड़ने पर सभी को खत्म किया जा सके। आखिरकार बाई निंग्युए वैली मास्टर को लेकर लुओ टियानफेंग पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसे वो एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन दिखाई नहीं दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने उन खास मछलियों को ढूंढना चाहा जिनके बारे में उसने सुना था, लेकिन वहां वे दिखाई नहीं दे रही थीं। इस वजह से वैली मास्टर को लगा कि बाई निंग्युए ने उसे धोखा दिया है। तभी अचानक स्थिति बदल गई। उनका पीछा करते हुए टैंग ही और दूसरे लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने साफ कर दिया कि वैली मास्टर अब मेडिसिन किंग वैली वापस नहीं जाएगा। उनका असली उद्देश्य वैली मास्टर और बाई निंग्युए दोनों को खत्म करना था ताकि चू चिंघे आसानी से अगला वैली मास्टर बन सके। हमला शुरू हुआ और टैंग ही ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वैली मास्टर को गंभीर खतरे में डाल दिया। बाई निंग्युए ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टैंग ही ने कहा कि अगर वैली मास्टर उसकी रक्षा करना जारी रखेगा तो वो उसके सामने ही बाई निंग्युए की फाउंडेशन नष्ट कर देगा और उसे पूरी तरह क्रिपल कर देगा। वैली मास्टर ने उसे धमकी दी कि अगर वो बच गया तो टैंग ही को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन टैंग ही को भरोसा था कि बाई निंग्युए अब उसके सामने कुछ नहीं कर सकती। वह उसे खत्म करने ही वाला था कि अचानक सुयांग की आवाज आई। उसने पूछा कि उसकी टेरिटरी में किसी को मारने से पहले क्या टैंग ही ने उससे अनुमति ली थी। टैंग ही और उसके साथ आए लोग सुयांग को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। उनके अनुसार सुयांग के पास केवल एक साधारण आर्टिफैक्ट था और उसके शरीर से किसी पावरफुल कल्टीवेटर की ऑरा भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने बाई निंग्युए का भी मजाक उड़ाया कि वो एक कमजोर व्यक्ति को महान सीनियर समझकर उसके पीछे चली आई। सुयांग ने पूछा कि वे सभी उसके पास क्यों आए हैं। जवाब मिला कि उनका उद्देश्य वैली मास्टर और बाई निंग्युए को मारना है और साथ ही सुयांग को भी खत्म करना है। सुयांग ने उनकी बात सुनकर बस इतना कहा कि वे उसके लिए काफी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बाई निंग्युए ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उसकी वजह से सुयांग इस मुसीबत में फंस गया। तभी दुश्मनों ने सुयांग को डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर वो उनके सामने घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाए और उन्हें सम्मान दे तो शायद वे उसकी लाश भी पूरी छोड़ दें। लेकिन अगले ही पल पूरा दृश्य बदल गया। आसमान और आसपास की जगह से एक के बाद एक पावरफुल फिगर्स सामने आने लगे। कुल 9,999 शक्तिशाली अस्तित्व सुयांग के सामने प्रकट हुए और उसे अपना मास्टर मानकर प्रणाम किया। हमलावर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सभी शक्तिशाली अस्तित्व वास्तव में सुयांग के अधीन थे। सुयांग ने उन्हें उठने का आदेश दिया। उनमें से एक ने पूछा कि उसके सामने खड़े इस अपराधी के साथ क्या किया जाए। क्योंकि उसने उनके मास्टर का अपमान किया था, इसलिए उन्होंने उसे पूरी तरह खत्म करने की अनुमति मांगी। टैंग ही और उसके साथ आए लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में उनकी पूरी ताकत के सामने दुश्मनों का सफाया हो गया। बाई निंग्युए और वैली मास्टर ये देखकर पूरी तरह अवाक रह गए। जिसे उन्होंने साधारण मछलियां समझा था, वे सभी अब बेहद शक्तिशाली ग्रेट डेमन्स बन चुकी थीं। उन्हें समझ आया कि सुयांग के आसपास होने वाली हर चीज सामान्य नहीं थी। वैली मास्टर ने सुयांग से माफी मांगी और कहा कि उसकी वजह से उसे भी इस मुसीबत में घसीटा गया। सुयांग ने कहा कि उसकी हालत पहले ही बहुत खराब है, इसलिए अब उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। वैली मास्टर ने याद किया कि सुयांग ने पहले ही कहा था कि उनका मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप अभी नहीं बना है। अब उसकी फाउंडेशन पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसे लगा कि वो इस हालत में सुयांग का डिसाइपल बनने के लायक भी नहीं रहा। लेकिन सुयांग ने उसकी स्थिति को अलग नजर से देखा। उसने बताया कि इस घटना की वजह से शायद एक अप्रत्याशित लाभ भी मिला है।
वैली मास्टर की हालत देखकर बाई निंग्युए भी दुखी थी। तभी मेडिसिन किंग वैली के पास बची आखिरी हेवनली मैरो पिल सामने लाई गई। यह पिल वैली मास्टर को दी जाने वाली थी ताकि उसकी डैमेज्ड फाउंडेशन दोबारा बनाई जा सके। वैली मास्टर ने इसे लेने से मना किया। उसे लगा कि उसकी जैसी क्रिपल्ड बॉडी पर इतनी प्रेशियस पिल खर्च करना बेकार होगा। लेकिन बाई निंग्युए ने साफ कहा कि उसकी वजह से ही वैली मास्टर इस स्थिति में पहुंचा है, इसलिए उसे यह पिल जरूर लेनी चाहिए। इसी समय सू यांग ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि इस तरह पिल देना मदद नहीं बल्कि नुकसान है। फिर सू यांग ने खुद वैली मास्टर को अपना दूसरा डिसाइपल बनाने का फैसला किया। वैली मास्टर ने तुरंत सहमति दे दी। उसने सू यांग को अपना मास्टर स्वीकार किया और सम्मान के साथ उसके सामने झुककर प्रणाम किया। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की कि सू यांग ने अपना दूसरा डिसाइपल प्राप्त कर लिया है। नई एम्परर मास्टर एबिलिटी एक्टिवेट हुई और बाई निंग्युए की लॉयल्टी सीधे 100% तक पहुंच गई। इसके बदले सू यांग को 200 गुना कल्टीवेशन रिटर्न मिला। बाई निंग्युए ने समझ लिया कि जो व्यक्ति साधारण मछलियों को भी एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जिस्टेंस बना सकता है, वह निश्चित रूप से उसकी डैमेज्ड फाउंडेशन को भी ठीक कर सकता है। सू यांग ने बाई निंग्युए की स्थिति देखी और उसे एक प्राचीन डिवाइन मैरो पिल बनाने की तैयारी करने को कहा। लेकिन बाई निंग्युए ने बताया कि इस एंशिएंट पिल का फॉर्मूला बहुत पहले खो चुका है। इसके अलावा उसकी अपनी डिवाइन बोन भी नष्ट हो चुकी थी और उसके पास अब पिल फायर तक नहीं थी। सू यांग ने उसे बहाने बनाने से रोक दिया। उसने कहा कि अब वो उसकी डिसाइपल है, इसलिए उसे अपने मास्टर के आदेश का पालन करना चाहिए। बाई निंग्युए ने अपनी सारी शंकाएं छोड़कर ध्यान केंद्रित किया। सू यांग ने उसकी कल्टीवेशन को महसूस करने के लिए कहा। उसने समझाया कि उसकी ओरिजिनल फाउंडेशन पहले से मौजूद डिवाइन बोन के दबाव में दब गई थी। अब जब वो उसकी डिसाइपल बन चुकी है तो वो उसे एक प्रॉपर फाउंडेशन देगा। इसके बाद सू यांग ने उसे एंशिएंट पिल फॉर्मूला सौंप दिया। बाई निंग्युए के लिए यह किसी प्राइसलेस ट्रेजर से कम नहीं था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सू यांग ने ऐसा एंशिएंट फॉर्मूला बिना किसी हेजिटेशन के उसे दे दिया। उसने अपने मास्टर के इस उपकार को जिंदगी भर न भूलने की बात कही। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सू यांग को एक पावरफुल ट्रेजर, पिल वेनरेबल टोकन, प्राप्त हुआ। इसके बाद बाई निंग्युए ने पिल रिफाइनिंग शुरू करने की कोशिश की। सू यांग ने उसके शरीर में मौजूद एक विशेष पिल फायर को पहचानने में उसकी मदद की। बाई निंग्युए को वो फ्लेम कंट्रोल करना बेहद कठिन लग रहा था। सू यांग ने कहा कि यह आग उसके शरीर का ही हिस्सा है। उसे बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उसे महसूस करना होगा और फिर अपने कंट्रोल में लाना होगा। धीरे धीरे बाई निंग्युए ने उस फ्लेम को समझना शुरू किया। उसके हाथों के बीच सफेद पिल फायर दिखाई देने लगी और उसने उसी से डिवाइन पिल को रिफाइन करना शुरू किया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। किसी को लगा कि यह लेजेंडरी डेस्टिनी एल्केमिस्ट की पहचान हो सकती है। आखिरकार बाई निंग्युए ने सफलतापूर्वक पिल रिफाइन कर ली। लेकिन उसी दौरान एक और समस्या सामने आई। सेक्ट के एक डिसाइपल ने गलती से एक बेहद प्रेशियस हेवनली मैरो पिल खो दी थी। वो इतना परेशान था कि खुद को सजा मिलने के डर से कांप रहा था। सू यांग ने उसकी हालत देखकर कहा कि आखिर वो केवल एक पिल ही तो थी, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वहां मौजूद दूसरे लोग जानते थे कि वो कोई साधारण पिल नहीं बल्कि एक बेहद प्रेशियस हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल थी। फिर भी सू यांग ने उस डिसाइपल की परेशानी को गंभीरता से लिया। उसने उसे कई पिल्स दे दी और कहा कि इन्हें ऐसे इस्तेमाल करे जैसे ये साधारण कैंडीज हों। साथ ही उसने उसे एक पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक भी दी और कहा कि अपनी फाउंडेशन को दोबारा बनाकर जल्दी से कल्टीवेशन शुरू करे। डिसाइपल ने सू यांग का धन्यवाद किया और उसके मन में जमा गिल्ट भी खत्म हो गया। लेकिन सू यांग अब पुराने हिसाब को भूलने वाला नहीं था। उसे पता चल चुका था कि मेडिसिन किंग वैली के पीछे की साजिश में कौन लोग शामिल थे। इसी बीच खबर मिली कि फायर सेक्ट एक ग्रैंड जीनियस बैंक्वेट आयोजित करने वाला है। सू यांग ने तुरंत आदेश दिया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के सभी लोग उस बैंक्वेट में जाएंगे। वो खुद भी वहां जाकर देखना चाहता था कि आखिर उसके खिलाफ साजिश करने वालों की ताकत कितनी है। बाई निंग्युए ने अपने मास्टर को बताया कि फायर सेक्ट का सेक्ट मास्टर ली टियानहाई पहले मेडिसिन किंग वैली के ग्रैंड एल्डर लुओ नानशेंग का डिसाइपल रह चुका है। लुओ नानशेंग अभी भी उसके पीछे से उसका समर्थन कर रहा था और उसने ली टियानहाई को हेवनली मैरो पिल तक दी थी। यही वही व्यक्ति था जिसने वैली मास्टर को नुकसान पहुंचाने और बाई निंग्युए को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। अब जब वैली मास्टर ठीक होने की दिशा में बढ़ रहा था, बाई निंग्युए ने साफ कहा कि इस पुराने दुश्मन का हिसाब जरूर चुकाना होगा। सू यांग ने भी फैसला कर लिया कि वो फायर सेक्ट जाकर पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ पूरा करेगा। कुछ समय बाद फायर सेक्ट में बैंक्वेट शुरू हुआ। ली टियानहाई अपने बेटे से कह रहा था कि आज कई पावरफुल फर्स्ट रेट सेक्ट्स यहां आए हैं। अगर उसका बेटा जल्दी अपनी कल्टीवेशन बढ़ा लेता है तो फायर सेक्ट को भी एक हायर लेवल सेक्ट बनने का मौका मिल जाएगा। उसके बेटे ने दावा किया कि उसके पास डिवाइन बोन है और वो जल्द ही स्टार रेडियंस रियल्म तक ब्रेक थ्रू कर जाएगा। ली टियानहाई ने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को भी बैंक्वेट में बुलाया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य उन्हें डराना और चुप कराना था। जब प्रोफाउंड हेवन सेक्ट वहां पहुंचा तो उन्हें एंट्रेंस पर ही रोक दिया गया। फायर सेक्ट के लोगों ने कहा कि अंदर सभी इंपॉर्टेंट गेस्ट्स मौजूद हैं और दूसरे दर्जे की सेक्ट को वहां प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तभी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की तरफ से पुराने मामले का जिक्र किया गया।
उन पर आरोप लगाया गया कि फायर सेक्ट ने एक प्रेशियस हेवनली मैरो पिल चुरा ली थी और अब उसी पिल के सहारे अपने डिसाइपल को जीनियस बताकर बैंक्वेट कर रहा है। फायर सेक्ट ने आरोप को तुरंत खारिज कर दिया। दोनों सेक्ट्स के बीच बहस बढ़ने लगी। फायर सेक्ट ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि उनके पास एक नहीं बल्कि 2 जीनियसेस हैं। लेकिन प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की तरफ से जवाब आया कि उनके सामने फायर सेक्ट के तथाकथित जीनियसेस किसी मजाक से ज्यादा नहीं हैं। फायर सेक्ट के लोग इस बात पर हंसने लगे और कहा कि डिवाइन बोन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हर जगह आसानी से देखा जा सके। तभी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने कहा कि उनके लिए डिवाइन बोन कोई असाधारण चीज नहीं है। आखिरकार वहां मौजूद लोगों के सामने एक व्यक्ति ने अपनी डिवाइन बोन की शक्ति दिखा दी। सभी लोग देखते ही रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पास भी डिवाइन बोन वाला डिसाइपल मौजूद है। फायर सेक्ट के लोगों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि यह वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने पहले हेवनली मैरो पिल से जोड़कर देखा था। उन्होंने याद किया कि उस समय उन्होंने उसके शरीर की पूरी तरह तलाशी ली थी, फिर भी आज वही व्यक्ति डिवाइन बोन के साथ उनके सामने खड़ा था। फायर सेक्ट के सामने खड़े प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के डिसाइपल ने अपने विरोधियों को याद दिलाया कि उन्होंने एक शर्त रखी थी। अब समय आ चुका था कि वे अपनी बात पूरी करें और वो काम करें जिसका उन्होंने दावा किया था। लेकिन फायर सेक्ट के लोगों ने इसे अपमान समझा और कहा कि ये उनका क्षेत्र है, यहां किसी को मनमानी करने की अनुमति नहीं है। फायर सेक्ट के एक पावरफुल कल्टीवेटर ने कहा कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में आखिरकार ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। कुछ डिवाइन बोन वाले डिसाइपल के भरोसे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को फायर सेक्ट के सामने खड़े होने का अधिकार नहीं है। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की तरफ से एक डिसाइपल ने उसे चुनौती दी। उसने कहा कि फायर सेक्ट का सेक्ट मास्टर उसके सामने इतना कमजोर है कि उसे खुद सामने आने की जरूरत भी नहीं। फायर सेक्ट के दूसरे डिसाइपल ने तुरंत मुकाबले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि वो केवल एक वार में अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर देगा। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही परिणाम पूरी तरह उल्टा निकला। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के डिसाइपल ने अपनी असली ताकत दिखाई और सामने वाले को बेहद तेजी से हरा दिया। उसकी कल्टीवेशन देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने अपनी असली शक्ति कितने लंबे समय से छिपाकर रखी थी। फायर सेक्ट के लोगों ने भी मान लिया कि उन्होंने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को बहुत कम आंका था। इसी दौरान सेक्ट हेड ने सू यांग से कहा कि अब बाकी मामला वही संभाल ले। सू यांग आगे बढ़ा। उसने साफ कहा कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट और फायर सेक्ट के बीच चल रहे इस विवाद से किसी तीसरे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बेवजह बीच में आएगा तो वह खुद उसकी जान लेने में पीछे नहीं हटेगा। एक दूसरी सेक्ट ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि वो इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बाद प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि आज से फायर सेक्ट और उनके बीच दुश्मनी खत्म होने तक नहीं रुकेगी। सू यांग ने कहा कि आज के बाद फायर सेक्ट का नाम सदर्न रीजन से मिटा दिया जाएगा। जिसे आपत्ति हो वह सामने आ सकता है। यह सुनते ही एक व्यक्ति ने सू यांग को चुनौती दी। सू यांग ने उसे पहले खत्म करने का फैसला किया। उसका वार होते ही वो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के बावजूद सू यांग के सामने टिक नहीं पाया। यह देखकर बाकी लोग डर गए और अपनी जान बचाने की गुहार करने लगे। लेकिन तभी फायर सेक्ट की तरफ से एक और शॉकिंग खबर सामने आई। फायर सेक्ट के सेक्ट मास्टर ली टियानहाई ने ब्रेक थ्रू करके सुपर फर्स्ट रेट लेवल हासिल कर लिया था। उसकी नई शक्ति देखकर कुछ सेक्ट्स ने तुरंत फायर सेक्ट के साथ खड़े होने का फैसला किया। चिंग्यून सेक्ट के यंग मास्टर ने भी फायर सेक्ट का साथ देने की घोषणा कर दी। लेकिन उसके एल्डर ने चेतावनी दी कि यह मामला बहुत गहरा है और उन्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। यंग मास्टर ने उसकी बात को कमजोरी समझा और उसी समय उसे एल्डर के पद से हटा दिया। उसने उसे सेक्ट से निकालने तक का आदेश दे दिया। लेकिन वो एल्डर पीछे नहीं हटा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, वह आज प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की सहायता करेगा। अब अलग अलग सेक्ट्स के पावरफुल कल्टीवेटर्स इस संघर्ष में शामिल होने लगे। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के डिसाइपल घबरा गए और उन्होंने सू यांग को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपनी जान तक देने की बात कही। लेकिन सू यांग ने उन्हें शांत रहने को कहा। उसने भरोसा दिलाया कि उनमें से किसी को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एक महिला ने सू यांग को उकसाते हुए कहा कि अगर वो उसका सर्वेंट बन जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन सू यांग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। अगले ही पल उसके पीछे वही असाधारण शक्ति दिखाई दी जिसे पहले कई लोग केवल संयोग समझ रहे थे। 9,999 पावरफुल बीइंग्स सामने आ गए। उनकी कल्टीवेशन देखकर पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। फायर सेक्ट के लोगों को समझ नहीं आया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट आखिर इतने शक्तिशाली लोगों को अपने साथ कैसे लेकर आया। ली टियानहाई ने उन्हें लालच देने की कोशिश की। उसने कहा कि वो उन्हें 9 बेहद प्रेशियस हाई ग्रेड पिल्स देगा, बस वे इस लड़ाई में किसी का साथ न दें। लेकिन उन शक्तिशाली बीइंग्स ने उन पिल्स को देखकर ही उसका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि उनके मास्टर उन्हें ऐसी चीजें खाने के लिए देता है। इससे फायर सेक्ट के लोगों को और बड़ा झटका लगा। उन्होंने पूछा कि आखिर ये सभी लोग किसे अपना मास्टर मानते हैं। तभी उनमें से एक ने सू यांग के सामने झुककर कहा कि उनका सबॉर्डिनेट देर से पहुंचने के लिए क्षमा चाहता है और सजा स्वीकार करने को तैयार है। पूरा बैटलफील्ड स्तब्ध रह गया। वे सभी सू यांग के मददगार नहीं बल्कि उसके सर्वेंट्स थे। इससे कई लोगों को एहसास हुआ कि सू यांग की असली शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। कुछ सेक्ट मास्टर्स ने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अगर कई सेक्ट्स एक साथ मिल जाएं तो 9,999 शक्तिशाली बीइंग्स का सामना किया जा सकता है।
कुछ सेक्ट्स ने अपने कंबाइंड फोर्सेस का हवाला दिया। एक और सेक्ट ने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की, लेकिन सुयांग ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को समर्थन की जरूरत थी तब वे पीछे खड़े रहे। अब जब स्थिति बदल चुकी है तो अचानक दोस्त बनने की कोशिश का कोई फायदा नहीं। सुयांग ने साफ कहा कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट हर किसी को स्वीकार नहीं करता। इस बीच एक विरोधी ने सुयांग को चेतावनी दी कि अगर वो अभी ली टियानहाई के सामने झुककर माफी मांग ले तो शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन सुयांग ने जवाब दिया कि मेडिसिन किंग वैली का वैली मास्टर भी उसके सामने झुकने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ऐसी धमकी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी मेडिसिन किंग वैली के लोग वहां पहुंच गए। उनके साथ खुद वैली मास्टर लाई टियानचेंग भी आया था। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। ली टियानहाई ने उसका स्वागत किया और बताया कि उसकी आज की शक्ति मेडिसिन किंग वैली की पुरानी ट्रेनिंग और सपोर्ट की वजह से है। उसने यह भी कहा कि वो अब वापस मेडिसिन किंग वैली की सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर ली टियानहाई ने वैली मास्टर से सुयांग के खिलाफ शिकायत कर दी। उसने दावा किया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने उसके बेटे और कई एल्डर्स को मार डाला है और मांग की कि वैली मास्टर सुयांग को दंड दे। किंगयुन सेक्ट के यंग मास्टर ने भी आगे बढ़कर यही आरोप दोहराया। उसने कहा कि सुयांग ने मेडिसिन किंग वैली का भी अपमान किया है और दावा किया कि वैली मास्टर को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। कई सेक्ट्स ने मेडिसिन किंग वैली से प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वैली मास्टर ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा कि वे सभी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। फिर उसने कहा कि अगर सब लोग यही चाहते हैं तो वो उन्हें उनकी इच्छा पूरी करके देगा। उसने अपने पावरफुल सबॉर्डिनेट शू कैंगाई को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन अचानक शू कैंगाई ने गलत व्यक्ति पर हमला कर दिया। वह किंगयुन सेक्ट के लोगों की तरफ बढ़ गया। कुछ लोग घबराकर चिल्लाए कि उसने गलत व्यक्ति को मार दिया है, लेकिन जवाब आया कि गलत व्यक्ति नहीं मारा गया। असल में उसने उन्हीं लोगों को निशाना बनाया था जिन्होंने सच्चाई जाने बिना प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी। इस एक घटना ने पूरे बैटलफील्ड का रुख बदल दिया। लोगों को समझ आने लगा कि मेडिसिन किंग वैली वास्तव में किसका साथ दे रही है। सुयांग की शक्ति देखकर एक और कल्टिवेटर तुरंत उसके सामने झुक गया और खुद को उसका सर्वेंट बनाने की इच्छा जताने लगा। सुयांग ने उसके बदलते रवैये को देखकर साफ मना कर दिया। इसके बाद बाई निंग्युए भी सुयांग के सामने झुकी और उसे अपना मास्टर मानकर सम्मान दिया। फिर उसने एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। ली टियानहाई वास्तव में मेडिसिन किंग वैली के ग्रैंड एल्डर लुओ नानशेंग का इलिजिटिमेट सन था और लुओ नानशेंग सीक्रेटली डिमोनिक पावर अब्सॉर्ब कर रहा था। उसकी योजना थी कि केवल कुछ दिनों बाद वह मेडिसिन किंग वैली के वैली मास्टर का पद हड़प ले। यह सुनकर सुयांग ने फैसला कर लिया कि अब उसे खुद मेडिसिन किंग वैली जाना होगा। इसी दौरान मेडिसिन किंग वैली में एक और बड़ा बदलाव हुआ। पूर्व वैली मास्टर लाई टियानचाओ की मृत्यु की घोषणा कर दी गई और चू छिंघे को नया वैली मास्टर बनाया गया। लेकिन बाई निंग्युए वापस पहुंचते ही वहां के लोगों के सामने आ गई। लुओ नानशेंग और छू छिंघे ने उसे देखकर आरोप लगाया कि वही वैली मास्टर की मौत के लिए जिम्मेदार है और वो अब भी वापस आने की हिम्मत कैसे कर रही है। बाई निंग्युए ने तुरंत आरोप को पलट दिया। उसने कहा कि वैली मास्टर को मारने की साजिश उनकी तरफ से हुई थी। लुओ नानशेंग ने ही उसके खिलाफ असैसिन्स भेजे थे और अगर सुयांग समय पर उसकी मदद न करता तो वो पहले ही मर चुकी होती। लेकिन लुओ नानशेंग ने इस बात को झूठ बताकर अपने लोगों को बाई निंग्युए और उसके साथियों को पकड़ने का आदेश दे दिया। तभी एक शॉकिंग पहचान सामने आई। ली टियानहाई को लेकर लुओ नानशेंग की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। बाई निंग्युए ने उसे चुनौती दी कि अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहता है तो उसे सबके सामने अपना अपराध स्वीकार करना होगा। लुओ नानशेंग ने आखिरकार ब्लड ओथ के जरिए सच बताने पर सहमति जताई। उसने स्वीकार किया कि चू चिंघे को वैली मास्टर बनाने के लिए उसने बाई निंग्युए पर झूठा आरोप लगाया था और उसे मारने के लिए असैसिन्स भी भेजे थे। इस कबूलनामे के साथ सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन लुओ नानशेंग को अभी भी विश्वास था कि मेडिसिन किंग वैली अब उसके नियंत्रण में है। उसने कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने बाई निंग्युए को धमकी दी कि पुराना वैली मास्टर मर चुका है और आज उसकी मौत भी निश्चित है। तभी बाई निंग्युए ने शांत होकर जवाब दिया कि वैली मास्टर मरा नहीं है। सुयांग ने उसकी जान बचाई थी और अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। लुओ नानशेंग ने सुयांग का अपमान किया और बाई निंग्युए के मास्टर को एक कमजोर व्यक्ति बताया। ये सुनते ही बाई निंग्युए का गुस्सा भड़क उठा। उसकी कल्टीवेशन अचानक बढ़ी और वो 7वें स्तर के ब्राइट मून रियम तक पहुंच गई। लुओ नानशेंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बाई निंग्युए पहले वाली घायल कल्टीवेटर नहीं थी। उसके सामने एक नई शक्ति खड़ी थी। और दूसरी तरफ लुओ नानशेंग ने भी अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। वो आधे कदम अर्थ रियल्म के स्तर तक पहुंच चुका था। अब मेडिसिन किंग वैली में असली निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली थी। लुओ नानशेंग ने अपनी शक्ति दिखाते हुए बाई निंग्युए पर हमला किया, लेकिन तभी सुयांग सामने आ गया। उसने गुस्से में साफ कहा कि उसके डिसाइपल को छूने की हिम्मत करने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी कीमत चुकाएगा। सुयांग की मौजूदगी ने पूरी स्थिति बदल दी। बाई निंग्युए ने अपने मास्टर का धन्यवाद किया और कहा कि अब जब सुयांग खुद उसके साथ है तो कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लुओ नानशेंग ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा कि मेडिसिन किंग वैली में हजारों डिसाइपल हैं
और वो अकेला पूरे सेक्ट का सामना नहीं कर सकता। उसने सभी डिसाइपल्स को भड़काते हुए कहा कि बाई निंग्युए ने सेक्ट को धोखा दिया है और उनके नए सक्सेसर को मार दिया है। अगर उसे यही नहीं रोका गया तो मेडिसिन किंग वैली की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। कुछ डिसाइपल उसकी बातों में आ गए और सुयांग तथा बाई निंग्युए के खिलाफ खड़े होने लगे। बाई निंग्युए ने उन्हें शांत रहने को कहा। उसने बताया कि वैली मास्टर जल्द ही वहां पहुंचने वाला है और सुयांग का अपमान करने वाला हर व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है। लेकिन भीड़ लगातार उग्र होती गई। सुयांग ने देखा कि वे लोग समझाने से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसने कहा कि अगर वे अपनी गलती पर अड़े रहें तो उसे पूरे सेक्ट को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तभी अचानक एक आवाज गूंजी और सभी को रुकने का आदेश दिया। वैली मास्टर खुद वहां पहुंच चुका था। उसे जीवित देखकर पूरी मेडिसिन किंग वैली स्तब्ध रह गई। इसके साथ ही वैली का एंसेस्टर भी बाहर आ गया था। वैली मास्टर ने लुओ नानशेंग को सीधे अपराधी कहा और पूछा कि क्या वो अपने अपराध स्वीकार करता है। लेकिन लुओ नानशेंग को जरा भी पछतावा नहीं था। उसने खुलकर स्वीकार किया कि बाई निंग्युए को फंसाने और उसके खिलाफ साजिश करने का हर काम उसी ने किया था। उसका कहना था कि वैली मास्टर का पद असल में उसी का होना चाहिए था। सिर्फ एक पुराने मुकाबले में हारने की वजह से उसे यह पद नहीं मिला। लुओ नानशेंग ने अपने पुराने मास्टर पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि बाई निंग्युए जैसा व्यक्ति वैली मास्टर बनने के योग्य नहीं था। अब वो अपनी शक्ति दिखाकर साबित करना चाहता था कि असली अधिकार किसके पास है। इसी जुनून में लुओ नानशेंग ने एक प्राचीन डिमोनिक ट्रेजर को बाहर निकाल दिया। वैली के लोगों ने उसे देखते ही पहचान लिया और डर गए। ये बेहद खतरनाक वस्तु थी। लुओ नानशेंग ने उसकी शक्ति को अपने शरीर में अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। बाई निंग्युए ने तुरंत समझ लिया कि उसका मास्टर इस समय बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है और लुओ नानशेंग की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। उसने सुयांग से कहा कि लुओ नानशेंग ने डिमोनिक ट्रेजर की शक्ति अब्जॉर्ब कर ली है और अब वो पूरी तरह डिमोनाइज्ड हो चुका है। उसकी कल्टीवेशन भी भयानक स्तर तक पहुंच चुकी थी। बाई निंग्युए ने कहा कि वो लुओ नानशेंग को रोकने की कोशिश करेगी और सुयांग बाकी डिसाइपल्स को लेकर वहां से निकल जाए। लेकिन सुयांग ने इसे मजाक समझा। उसने कहा कि उसके सामने लुओ नानशेंग की शक्ति इतनी बड़ी नहीं है कि उसे लेकर चिंता करनी पड़े। बाई निंग्युए के सामने ही सुयांग आगे बढ़ा। लुओ नानशेंग डिमोनिक ट्रेजर की शक्ति अब्जॉर्ब करता जा रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वो इस पावर को पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सुयांग ने कहा कि उसे पता है इस ट्रेजर की शक्ति को पूरी तरह कैसे हासिल किया जा सकता है। यह सुनकर लुओ नानशेंग और मेडिसिन किंग वैली के लोग हैरान रह गए। यहां तक कि वैली का एंसेस्टर भी इस ट्रेजर का पूरा सीक्रेट नहीं जानता था। सुयांग ने लुओ नानशेंग को तरीका बताया। उसने कहा कि अगर ब्लड को मीडियम बनाया जाए तो यह डिमोनिक ट्रेजर उसे पूरी तरह स्वीकार कर सकता है। लुओ नानशेंग को तुरंत लगा कि यही वो मिसिंग मेथड था जिसे वो खोज रहा था। उसने उसी तरीके से ट्रेजर की शक्ति अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। उधर कुछ लोग बाई निंग्युए पर आरोप लगाने लगे कि उसका मास्टर ही पूरे सदर्न रीजन को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने बाई निंग्युए से अपने डिसाइपल्स को लेकर भागने को कहा, लेकिन बाई निंग्युए ने साफ कहा कि उसका मास्टर जहां होगा वह भी वहीं रहेगी। अब लुओ नानशेंग पूरी तरह डिमोनिक पावर में डूब चुका था। सुयांग ने उसकी कल्टीवेशन को देखा तो उसके सामने उसकी असली स्थिति साफ हो गई। लुओ नानशेंग अब हेवनली सोल रियम तक पहुंच चुका था और उसकी स्थिति पीक डिमोनाइजेशन में थी। यह देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। इतनी शक्तिशाली डिमोनिक ऑब्जेक्ट ने इतनी आसानी से किसी को हेवनली सोल रियम तक पहुंचा दिया था। लुओ नानशेंग को लगा कि अब वो पूरी तरह इनविंसिबल है। उसने सुयांग को अपने सामने झुकने और उसे मास्टर मानने का आदेश दिया, लेकिन सुयांग ने उसे जवाब दिया कि असली स्थिति तो बिल्कुल उल्टी है। लुओ नानशेंग ने उसे फिर झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तभी सुयांग की असली शक्ति सामने आई। उसके पास मौजूद पिल वेनरेबल टोकन अचानक एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने घोषणा की कि ग्रेट डाओ रिस्ट्रिक्शन सक्रिय हो चुका है और अब सभी एल्केमिस्ट्स को उसके सामने झुकना होगा। लुओ नानशेंग को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी सारी शक्ति और उसका डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी इस अथॉरिटी के सामने बेअसर होने लगा। सुयांग ने उससे पूछा कि अब भी क्या उसे लगता है कि वो सुयांग को अपना मास्टर बनने के लिए मजबूर कर सकता है। लुओ नानशेंग को आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसकी कल्पना से कहीं ऊपर का अस्तित्व है। सुयांग ने उसे उसके अपराध याद दिलाए। उसने कहा कि अपने निजी लालच के लिए डिमोनिक पाथ चुनना, अपने मास्टर के खिलाफ जाना और अपनी सेक्ट को धोखा देना अक्षम्य है। लुओ नानशेंग ने अपनी जान बचाने के लिए सुयांग से माफी मांगी। उसने कहा कि वो पूरी जिंदगी सुयांग की सेवा करेगा और कभी विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन सुयांग ने साफ कर दिया कि वो इसके योग्य नहीं है। लुओ नानशेंग का अंत हो गया। इसके बाद सुयांग ने उस डिमोनिक ट्रेजर के अंदर एक और वस्तु छिपी हुई देखी। वहां एक बेहद रेयर पिल मौजूद थी। उसकी पिल एनर्जी सॉर्ड जैसी बन चुकी थी। यह सुप्रीम क्वालिटी सॉर्ड पिल थी। मेडिसिन किंग वैली के लोगों ने इसे सुयांग को देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर सुयांग समय पर नहीं आता तो पूरी मेडिसिन किंग वैली का विनाश निश्चित था। इसलिए यह सॉर्ड पिल उनकी तरफ से सुयांग के प्रति ग्रैटिट्यूड थी। सुयांग ने बदले में अपनी एक डिवाइन पिल दे दी और वैली के लोगों को उठने के लिए कहा। इसके बाद सुयांग बाई निंग्युए को लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक पावरफुल सॉर्ड कल्टिवेटर से उसकी मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने एक छोटे युवक को देखकर उसमें असाधारण टैलेंट पहचान लिया
उसने कहा कि उसकी बॉडी नेचुरल सॉर्ड कल्टीवेशन के लिए बेहद सूटेबल है और वो दुर्लभ प्रतिभा है। उसने खुद को सॉर्ड पवेलियन का एंसेस्टर बताया और उस युवक को अपना डिसाइपल बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन वो एंसेस्टर खुद एक बेहद खतरनाक मिशन पर जाने वाला था, इसलिए उसने युवक को एक स्पेशल सॉर्ड टोकन दिया। उसने कहा कि अगर वो जीवित वापस आया तो उस टोकन की मदद से युवक उसे ढूंढ सकता है, और अगर वो वापस नहीं आया तो वही टोकन युवक को उसका ऑफिशियल डिसाइपल बना देगा। बाद में पता चला कि उस एंसेस्टर ने युवक के शरीर में मौजूद सॉर्ड पिल की ऑरा को महसूस किया था। उसे लगा कि युवक नेचुरल सॉर्ड टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, लेकिन असली वजह यह थी कि उस युवक के शरीर में सू यांग द्वारा दी गई पावर मौजूद थी। युवक को डर था कि अगर उस एंसेस्टर को सू यांग की असली क्षमता का पता चल गया तो वो पूरी तरह हैरान रह जाएगा। उधर मेडिसिन किंग वैली में बाकी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि लियो नानशेंग का क्या हुआ। जब उन्होंने बाई निंग्युए से पूछा तो उसने बताया कि लियो नानशेंग अब वहां नहीं है, उसे सू यांग ने खत्म कर दिया था। किसी ने पूछा कि क्या बाई निंग्युए ने डिमोनिक पावर की वजह से हेवनली सोल रियल्म तक ब्रेक थ्रू किया, लेकिन उसने तुरंत साफ कर दिया कि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी। लुओ नानशेंग को सू यांग ने ही खत्म किया था। वैली मास्टर ने कहा कि यह सब किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ति लगती है जो बोलते ही अपनी बात को रियलिटी में बदल सकता है, लेकिन सू यांग तब तक वहां से जा चुका था। इसी बातचीत के दौरान सॉर्ड पवेलियन के एंसेस्टर ने बताया कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक नेचुरल सॉर्ड टैलेंट वाले युवक से हुई और उसने उसे सॉर्ड टोकन दे दिया। बाई निंग्युए ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि वह युवक कोई सामान्य प्रतिभाशाली डिसाइपल नहीं है और उसे अपने साथ लेने का फैसला इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। सॉर्ड पवेलियन के एंसेस्टर को लगा कि बाई निंग्युए उसका डिसाइपल छीनना चाहती है। वो तुरंत वहां से निकलने लगा। बाई निंग्युए उसे रोककर कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उधर सू यांग की नजर एक छोटे से मंकी पर पड़ी। वह मंकी बेहद दयनीय स्थिति में था। सू यांग ने उसकी असली पहचान सिस्टम से देखी। उसकी रेस एक स्पिरिट मंकी थी और उसके अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी लक मौजूद थी। उसकी हिडन टैलेंट भी जागने वाली थी। सू यांग ने फैसला किया कि उसकी यह अपॉर्चुनिटी खुद सू यांग ही देगा। उसने छोटे मंकी को अपने पास बुलाया और कहा कि आज वह उसे एक बड़ा अवसर देने वाला है। मंकी को शांत बैठने के लिए कहा गया। इसके बाद सू यांग ने उसे ग्रेट डाउ की टीचिंग देना शुरू किया। उसके आसपास अचानक मिस्टीरियस ग्रेट डाउ प्रिंसिपल्स फैलने लगे। दूर से गुजर रहे कल्टीवेटर्स ने उस एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑरा को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि कोई महान सीनियर वहां ग्रेट डाउ की टीचिंग दे रहा है, लेकिन कुछ ही देर में वो ऑरा गायब हो गई। एक कल्टीवेटर वहां पहुंचा और पूछने लगा कि वो महान सीनियर कहां गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वहां उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। जब उसे बताया गया कि टीचिंग खुद उसी छोटे मंकी के पास से आई थी तो उसने इसे मजाक समझा। उसके अनुसार इतना छोटा क्रिएचर ग्रेट डाउ की बात कैसे समझा सकता है। लेकिन मंकी ने भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। उसने कहा कि अगर उसे विश्वास नहीं है तो वो सॉर्ड टोकन वापस ले सकता है। उस कल्टीवेटर ने उसकी बातों पर शक करते हुए कहा कि इतना झूठ बोलने वाला डिसाइपल बनने के योग्य नहीं है। उसने मंकी को एक हाई ग्रेड वॉशिंग मैरो पिल देने की कोशिश की और पूछा कि वो महान सीनियर आखिर गया कहां है, लेकिन मंकी ने पिल लेने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि उसे उस सीनियर का पता भी नहीं मालूम। कल्टीवेटर ने इसे देखकर सोचा कि शायद इस युवक का मास्टर डिसाइपल कनेक्शन सू यांग से होना ही नहीं था। तभी सॉर्ड पवेलियन का एंसेस्टर वहां पहुंच गया। उसने बताया कि वह उस युवक से मिल चुका है और उसका सॉर्ड टोकन वापस भी ले चुका है। उसे लगा कि वह युवक किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी सीनियर से टीचिंग पाने के बाद भी उस सीनियर का पता बताने में सक्षम नहीं है। इससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर सू यांग की बनाई हुई अपॉर्चुनिटीज कितनी गहरी हैं और उसके आसपास मौजूद डिसाइपल किस तरह की हिडन डेस्टिनी लेकर चल रहे हैं। सॉर्ड पवेलियन के एंसेस्टर को जब पता चला कि वो महान सीनियर से मिलने का मौका सिर्फ इसलिए खो बैठा क्योंकि वो युवक उसे पहचान नहीं पाया, तो वो बेहद परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद उसने अनजाने में कोई बड़ी गलती कर दी है। उसने तुरंत उस युवक को दोबारा खोजने का फैसला किया और वहां से निकल पड़ा। इधर छोटे मंकी ने सू यांग की टीचिंग से आखिरकार अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जागृत कर ली। उसने सू यांग को धन्यवाद दिया और अपना मास्टर मानकर सम्मान जताया। सू यांग ने देखा कि अब उसमें समझ विकसित हो चुकी है, इसलिए उसने उसे एक नया नाम दिया, सन छी टियान। इसी दौरान सॉर्ड पवेलियन का एंसेस्टर उस युवक के पास दोबारा पहुंचा। उसने युवक को एक हाई ग्रेड सॉर्ड आर्टिफैक्ट दिखाया और कहा कि अगर वो उसे उस महान सीनियर का ठिकाना बता दे तो वो उसे प्रेशियस डिवाइन पिल देगा। फिर युवक ने उस प्रेशियस डिवाइन पिल का इस्तेमाल एक और तरीके से करना शुरू कर दिया। एंसेस्टर उसे इस तरह पिल इस्तेमाल करते देखकर गुस्सा हो गया और उसे रोकने लगा, लेकिन युवक ने साफ कहा कि पिल उसकी है और वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस अजीब स्थिति के बाद सॉर्ड पवेलियन का एंसेस्टर ने उसे दोबारा अपना डिसाइपल बनने का मौका दिया। उसने अपनी सबसे प्रेशियस हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक भी उसके सामने रख दी। उसने कहा कि अगर युवक उसका डिसाइपल बन जाए तो ये टेक्निक उसी की होगी। लेकिन तभी सामने से सू यांग और बाई निंग्युए आ गए। सॉर्ड पवेलियन का एंसेस्टर तुरंत सू यांग के सामने पहुंचा। उसने पूछा कि क्या उस युवक ने सू यांग को नाराज किया था।
सुयांग ने कहा कि उसने कोई गंभीर अपराध नहीं किया, बस उसकी समझ थोड़ी कमजोर है। सुयांग ने सॉर्ड पेविलियन के एंसेस्टर को वहां से जाने के लिए कहा और सलाह दी कि आगे से वो बिना सोचे समझे ऐसे कदम न उठाए। एंसेस्टर ने राहत की सांस ली और उस युवक को लेकर वहां से चला गया। युवक ने जाते समय फिर सुयांग से अपना डिसाइपल बनने की इच्छा जताई, लेकिन सुयांग ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। सुयांग ने बताया कि उस युवक के पास एक्स्ट्रॉर्डनरी लक है। उसके आसपास रहने वाले लोग भी उसकी लक से प्रभावित होकर अपनी अपॉर्चुनिटीज खो सकते हैं और कई बार उसी वजह से मुसीबत भी आ सकती है, इसलिए उसके लिए अकेले जर्नी करना ज्यादा सही है। सुयांग ने फिर उसे एक डिवाइन पिल और 10 वॉशिंग मैरो पिल्स दे दी और वहां से जाने को कहा। युवक ने सुयांग की इस कृपा को अपने लिए दोबारा जन्म देने वाले माता पिता के समान बताया। बाई निंग्युए ने सुयांग से पूछा कि क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना थोड़ा कठोर नहीं है। सुयांग ने कहा कि यही उसकी डेस्टिनी है और उसकी लक भी उसी रास्ते से आगे बढ़ेगी। इसके बाद दोनों वापस सेक्ट की तरफ निकल गए, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी साजिश शुरू हो चुकी थी। मॉन्स्टर सप्रेशन पेविलियन की एक एल्डर लेवल अथॉरिटी अपने लीडर से सवाल कर रही थी। उसने पूछा कि जब लीडर ने पहले प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की मदद करने का वादा किया था, तो अब अचानक चिंग्युन सेक्ट के साथ अलायंस क्यों किया जा रहा है। लीडर ने जवाब दिया कि अगर सुयांग वास्तव में इतना पावरफुल है, तो फिर वो अभी भी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में एक साधारण पीक मास्टर की तरह क्यों रह रहा है। लेकिन एल्डर ने चेतावनी दी कि सुयांग के अधीन 9 पावरफुल ग्रेट डीमंस हैं। अगर उनका पवेलियन उससे दुश्मनी करेगा तो उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। लीडर ने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि चिंग्युन सेक्ट ने सॉर्ड पवेलियन से संपर्क कर लिया है और उसने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में मौजूद अनेक टैलेंटेड डिसाइपल्स की खबर भी सॉर्ड पवेलियन तक पहुंचा दी है। उसका मानना था कि सॉर्ड पवेलियन उन ट्रेजर्स के लालच में प्रोफाउंड हेवन सेक्ट पर जरूर हमला करेगा। एल्डर ने यह सुनकर आरोप लगाया कि उसने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को धोखा दिया है, लेकिन लीडर ने कहा कि वो अपने पेविलियन को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर उसने उस एल्डर पर ही आरोप लगा दिया कि शायद उसने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट से कोई लाभ लिया है। उसने उसकी कल्टीवेशन खत्म करने और उसे पेविलियन से निकालने का आदेश दे दिया। एल्डर ने कहा कि वो हमेशा अपने पेविलियन के प्रति लॉयल रहा है, लेकिन अब उसे मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद उसके पीछे लोग भेज दिए गए। उन्हें आदेश मिला कि वो किसी भी हालत में जीवित न बच पाए। वो भागते हुए प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की ओर पहुंचा, लेकिन अब स्थिति और गंभीर थी। किंग्युन सेक्ट और माउंटेन रिवर सेक्ट के नेतृत्व में दर्जनों सेक्ट्स की संयुक्त सेना प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की ओर बढ़ चुकी थी। उधर सेक्ट के लोगों को भरोसा था कि सुयांग ने पहले ही आदेश दिया है कि बस समय खरीदा जाए। उन्हें केवल तब तक टिके रहना था जब तक सुयांग मेडिसिन किंग वैली से वापस नहीं आता। लेकिन भागकर आया हुआ एल्डर उन्हें बताता है कि उसकी कोशिश असफल रही। उसके लीडर ने न सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, बल्कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की जानकारी भी चिंग्युन सेक्ट को बेच दी। इसके बाद सॉर्ड पवेलियन भी इस संघर्ष में शामिल हो चुका था। सॉर्ड पेविलियन कल्टीवेशन वर्ल्ड की 5 महान सेक्ट्स में से एक था। उसकी मौजूदगी ने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की स्थिति को बेहद खतरनाक बना दिया। फिर भी सुयांग के अधीन मौजूद पावरफुल बीइंग्स को पूरा विश्वास था कि अगर उनका मास्टर वापस आ गया तो किसी भी सेक्ट की ताकत मायने नहीं रखेगी। लेकिन बाकी लोगों को चिंता थी कि सुयांग अभी दूर मेडिसिन किंग वैली में है और इतनी जल्दी वापस आना मुश्किल होगा। तभी दुश्मनों ने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के माउंटेन गेट के सामने पहुंचकर उन्हें बाहर निकलने और मौत के लिए तैयार होने की चुनौती दी। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स ने तुरंत माउंटेन गेट की रक्षा शुरू कर दी। उन्होंने पूरी ताकत से रेजिस्टेंस किया। उधर सॉर्ड पेविलियन के लोग भी सामने आ चुके थे। उन्होंने दावा किया कि अब डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। सॉर्ड पेविलियन के एक्सपर्ट्स ने फॉर्मेशन पर हमला शुरू कर दिया। कुछ ही समय में फॉर्मेशन टूट गई। दुश्मनों ने सोचा कि अब प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के सभी लोग उनके सामने असहाय हैं। लेकिन तभी सुयांग की आवाज गूंजी। उसने चेतावनी दी कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के किसी भी व्यक्ति को छूने वाला मारा जाएगा। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। किसी ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वो आखिर है कौन। सुयांग ने कोई लंबी बात नहीं की। उसने सिर्फ एक शब्द में उसे चुप करा दिया। उसकी शक्ति के सामने सामने वाला तुरंत दब गया। तभी सुयांग को पता चला कि डिफेंसिव फॉर्मेशन सॉर्ड पेविलियन ने तोड़ी थी। उसने सॉर्ड पेविलियन का नाम सुनते ही गंभीर होकर कहा कि अच्छा, तो वे लोग यहां तक पहुंच गए हैं। उसने साफ चेतावनी दी कि सॉर्ड पेविलियन का एंसेस्टर भी उसके सामने घमंड नहीं कर सकता। फिर भी एक युवा कल्टीवेटर ने सुयांग का अपमान करते हुए कहा कि उसके एंसेस्टर के सामने सुयांग की कोई हैसियत नहीं। सुयांग ने कहा कि अगर सॉर्ड पेविलियन के लोगों ने उसके डिसाइपल को घायल किया है तो वे गंभीर गलती कर चुके हैं। वहां मौजूद लोग सुयांग की बात पर हंसने लगे। लेकिन तभी सॉर्ड पेविलियन का एंसेस्टर खुद वहां पहुंच गया। उसने स्थिति को देखा और तुरंत समझ लिया कि मामला वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसे बताया गया था। दुश्मनों ने अपने अपने पक्ष की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने फायर सेक्ट को खत्म किया है और सुयांग ने उनके एंसेस्टर का भी अपमान किया है। उन्होंने मांग की कि सॉर्ड पेविलियन का एंसेस्टर सुयांग को सजा दे। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि सुयांग को मारना भी उनके एंसेस्टर के हाथों को गंदा कर देगा, इसलिए उन्हें खुद उसे खत्म करने दिया जाए। लेकिन सॉर्ड पेविलियन का एंसेस्टर ने अचानक उनकी बात रोक दी। उसने सुयांग की तरफ देखा,
फिर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अगले ही पल वो सुयांग के सामने झुक गया और माफी मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसके डिसाइपल ने सुयांग को नाराज किया है और उसने अपने लोगों को सही तरीके से नहीं सिखाया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जिस एंसेस्टर को वे सुयांग के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा सहारा समझ रहे थे, वही अब सुयांग से माफी मांग रहा था। उसके यंग मास्टर को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसका एंसेस्टर एक साधारण पीक मास्टर के सामने क्यों झुक रहा है। उसने सवाल किया कि आखिर सुयांग ऐसा क्या कर सकता है कि सॉर्ड पवेलियन का एंसेस्टर उससे डर रहा है। सॉर्ड पवेलियन के यंग मास्टर ने आखिरकार सुयांग के खिलाफ हमला करने का फैसला कर लिया। उसने एक पावरफुल 5 एलिमेंट सॉर्ड फॉर्मेशन तैयार की, लेकिन सुयांग ने सिर्फ अपनी एक सॉर्ड निकाली और कहा कि इस सॉर्ड का नाम हेवन सेवरिंग है। उसने एक ही वार किया। अगले ही पल पूरी सॉर्ड फॉर्मेशन टूट गई। सॉर्ड पवेलियन के यंग मास्टर की सारी ताकत बेकार हो गई और वो पूरी तरह हार गया। अब उसे समझ आ गया कि जिस व्यक्ति को वो कुछ देर पहले कमजोर पीक मास्टर समझ रहा था, उसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो तुरंत सुयांग से माफी मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने सुयांग को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की और उससे अपनी जान बख्शने की गुहार करने लगा। सुयांग ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले उसे कमजोर और बेकार कहा था। जब उसे घुटने टेकने के लिए कहा गया था, तब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं था। बाकी लोग डर कर भागने लगे। मेडिसिन किंग वैली के डिसाइपल्स ने उन्हें रोकने की पेशकश की, लेकिन सुयांग ने कहा कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो अकेले ही पूरी स्थिति संभाल सकता है। सुयांग ने अपनी उस असाधारण ग्रेट डाओ पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ऐसी शक्ति का इस्तेमाल बार बार करना संभव नहीं है। हर बार इस्तेमाल के बाद उसकी मात्रा कम हो रही थी। इसलिए उसने तय किया कि आगे से उसे इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। सॉर्ड पवेलियन के एंसेस्टर ने फिर सुयांग से अपने डिसाइपल्स के लिए माफी मांगी। उसने समझाया कि उसके डिसाइपल ने अपनी मूर्खता से सुयांग को नाराज किया था और अब उसने उन्हें सॉर्ड पवेलियन से निकाल दिया है। उसने सुयांग से उनके अपराध को माफ करने की विनती की। सुयांग ने कहा कि अगर सॉर्ड पवेलियन ने उनसे अपना संबंध पूरी तरह खत्म कर लिया है, तो वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन सजा के तौर पर सॉर्ड पवेलियन के एंसेस्टर को 1 साल तक प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के माउंटेन गेट पर गार्ड ड्यूटी करनी होगी। एंसेस्टर ने बिना किसी विरोध के यह सजा स्वीकार कर ली। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो 1 साल नहीं, बल्कि हमेशा के लिए भी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का गेट कीपर बनकर रहने को तैयार है। एक और पावरफुल कल्टिवेटर ने भी यही इच्छा जताई। सुयांग ने उसे भी उसके साथ गेट पर रहने की अनुमति दे दी। ये देखकर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के लोग हैरान रह गए। इतने ऊंचे रियल्म के कल्टिवेटर्स खुद गेट कीपर बनने के लिए तैयार थे। तभी सुयांग ने उन्हें गोल्डन यांग पिल्स दी और कहा कि इनकी मदद से घायल लोग जल्दी रिकवर कर सकेंगे। इसके बदले सुयांग ने उन्हें एक एक्सट्रीमली पावरफुल हाई ग्रेड कल्टिवेशन टेक्निक भी दे दी। उन्होंने सम्मान के साथ यह रिवॉर्ड स्वीकार किया। इसके बाद सुयांग ने मॉन्स्टर सप्रेशन पवेलियन के एल्डर से पूछा कि उनके पवेलियन में आखिर हुआ क्या था। एल्डर ने बताया कि लीडर ने सुयांग से विश्वासघात किया और चिंग्युन सेक्ट को उसकी जानकारी दे दी। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और सुयांग से सजा देने की विनती की। लेकिन सुयांग ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि दुश्मन जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय बाद दूर से कई लोगों की आवाजें सुनाई दी। वे लोग समझ रहे थे कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को पहले ही खत्म किया जा चुका है। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे सदर्न रीजन में खोज करके उस एल्डर को भी ढूंढा जाए। लेकिन तभी वो एल्डर खुद उनके सामने आ गया। उसने कहा कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहीं मौजूद है। दुश्मनों ने उसे देखकर ताना मारा कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और वो वापस प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पास आ गया है। लेकिन एल्डर ने साफ कर दिया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट नष्ट नहीं हुआ। असल में नष्ट तो वे दर्जनों सेक्ट्स हुए थे जो यहां हमला करने आए थे। उसने बताया कि सुयांग ने अकेले ही उन सभी को खत्म कर दिया था। अब दुश्मनों की नजर सुयांग पर गई। उन्होंने पूछा कि आखिर वो कौन है। सुयांग के गेट कीपर ने जवाब दिया कि वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का गेट कीपर है। दुश्मनों ने उसे साधारण गेट कीपर समझकर हमला कर दिया, लेकिन उस गेट कीपर ने उनकी पूरी ताकत का सामना आसानी से कर लिया। उसने मजाक में कहा कि अगर वे लड़ना ही चाहते हैं तो एक एक करके क्यों आ रहे हैं, सभी एक साथ हमला करें। दुश्मनों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये गेट कीपर कौन है। तभी उनमें से किसी ने उसकी पहचान ली। वो वास्तव में सॉर्ड पेविलियन का वही एंसेस्टर था, लेकिन अब वो खुद को सिर्फ प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का गेट कीपर बता रहा था। उसने कहा कि वो सुयांग के आदेश से यहीं रह रहा है। इसी बीच वो एल्डर जो घायल होकर यहां आया था, उसे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में रुककर अपनी चोट ठीक करने की अनुमति मिल गई। सेक्ट हेड और सुयांग ने उसे आश्रय देने का फैसला किया। उधर सिस्टम ने सुयांग की वर्तमान कल्टीवेशन दिखाई। सुयांग अब तीसरे स्तर के ब्राइट सन रियल में पहुंच चुका था। सिस्टम ने यह भी बताया कि उसकी कल्टीवेशन रिटर्न मल्टीप्लायर 200 गुना सक्रिय है। उसके फर्स्ट डिसाइपल ये बुफान की कल्टीवेशन 5वें स्तर के ग्रेट प्रोफाउंड रियल्म तक पहुंच चुकी थी। बाई निंग्युए 7वें स्तर के ब्राइट मून रियल्म तक पहुंच चुकी थी। सुयांग ने यह बुफान की प्रोग्रेस देखकर संतोष जताया। उसका फर्स्ट डिसाइपल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सुयांग खुद इस प्रोग्रेस से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था।
200 गुना रिटर्न मिलने के बावजूद उसकी अपनी कल्टीवेशन अभी ब्राइट सन रियल्म तक ही पहुंची थी। उसे लगा कि इसी गति से चलते रहने पर हेवनली सोल रियल्म तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे और डिसाइपल स्वीकार करने होंगे। उसे उम्मीद थी कि अगला डिसाइपल कम से कम लॉयल्टी के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं खड़ी करेगा। इसी बीच सुयांग जब अपने पीक पर वापस लौटा तो उसने देखा कि वहां का पूरा माहौल बदल चुका है। जहां पहले सब कुछ उजाड़ और सुनसान था, अब वहां मेडिसिन गार्डन, फिश पॉन्ड और पौधे दिखाई दे रहे थे। बाई निंग्युए ने मेडिसिन गार्डन तैयार किया था, लू जेनमिंग ने फिश पॉन्ड बनाया था और एक डिसाइपल ने वहां पौधे लगाए थे ताकि लुओ टियानफेंग में फिर से जीवन दिखाई दे। सुयांग ने इस बदलाव की सराहना की। उसने कहा कि यह पहले की जर्जर हालत से काफी बेहतर था। तभी डिसाइपल्स ने उसे बताया कि वेंडैन सिटी से मेडिसिनल मटेरियल्स तो खरीद लिए गए हैं, लेकिन पूरे शहर में प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को लेकर अफवाहें फैली हुई हैं। लोग कह रहे थे कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट केवल मेडिसिन किंग वैली की मदद की वजह से बच पाया। कुछ डिसाइपल्स इस बात से नाराज थे, लेकिन सुयांग ने कहा कि लोगों की बातें रोकना आसान नहीं है और जितना जवाब देंगे अफवाहें उतनी ही बढ़ेंगी। इसके बाद सुयांग ने वेंडैन सिटी जाने का फैसला किया। एक डिसाइपल ने उसके साथ चलने की इच्छा जताई, लेकिन सुयांग ने उसे सेक्ट में रहकर घर की देखभाल करने को कहा। जब सुयांग वेंडैन सिटी पहुंचा तो वहां प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की स्थिति बेहद खराब थी। वहां भर्ती करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा था। शहर में यह अफवाह फैल चुकी थी कि सॉर्ड पेविलियन आगे चलकर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट से बदला लेगा। इस वजह से कोई भी वहां डिसाइपल बनने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को पूरे सदर्न रीजन की सबसे कमजोर सेक्ट तक कह रहे थे। कुछ लोगों ने तो उनका मजाक उड़ाने के लिए एक इंसल्टिंग नोटिस भी वहां लगा रखा था। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स उस अपमान से बेहद नाराज थे। तभी उन्हें खबर मिली कि किसी जगह एक युवक के अंदर नेचुरल सॉर्ड बोन मौजूद है। यह डिवाइन बोन से भी दुर्लभ प्रतिभा मानी जा रही थी। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के लोग उसे अपने साथ लाने के लिए उत्साहित हो गए, लेकिन सुयांग ने कहा कि अगर वो सच में प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में आना चाहता है तो खुद आएगा। इसी दौरान प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को आखिरकार एक नया डिसाइपल मिल गया। उसका नाम डू फेंगमांग था। सिस्टम ने उसकी जांच की और बताया कि उसके पास हाई ग्रेड सॉर्ड बोन है। इतना ही नहीं, वो सॉर्ड इमॉर्टल का रीइंकार्नेशन भी था, लेकिन उसकी लॉयल्टी बहुत कम थी। सुयांग ने उसकी असली पर्सनैलिटी को देखते हुए समझ लिया कि यह युवक जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। फिर भी ड्यू फेंगमांग ने लुओ टियानफेंग में शामिल होने के लिए सहमति दे दी, लेकिन सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी कि उसकी लॉयल्टी केवल 10% है। अगर यह और गिरकर नेगेटिव सीमा तक पहुंची तो वो मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप को तोड़ने की स्थिति में पहुंच सकता है। सुयांग ने इस डिसाइपल को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखी। तभी एक एल्डर ने बताया कि यह युवक अकेला कैंडिडेट नहीं है। गोल्डन हेवन सेक्ट के यंग मास्टर को भी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को देने की पेशकश की गई। उसका नाम चिन कैंग था। बाहर से देखने पर चिन कैंग एक मूर्ख युवक जैसा व्यवहार कर रहा था। लोग उसे इतना कमजोर और बेवकूफ मानते थे कि उसे सामान्य सर्वेंट से भी नीचे समझते थे। लेकिन सुयांग ने सिस्टम की मदद से उसकी असली स्थिति देख ली। सिस्टम ने बताया कि किन कैंग के शरीर से उसकी हाई ग्रेड डिवाइन बोन जबरदस्ती निकाल ली गई थी। वो इस समय बेहद कमजोर था और वो जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। उसके भीतर अपने दुश्मनों के खिलाफ बेहद मजबूत रिवेंज इंटेंट मौजूद था। सुयांग ने तुरंत समझ लिया कि यह युवक बिल्कुल साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति की फाउंडेशन छीन ली गई हो और जो 10 साल तक खुद को मूर्ख दिखाकर जीता रहा हो, उसकी एंड्योरेंस बेहद असाधारण थी। सुयांग ने उसे स्वीकार करने का फैसला किया। दूसरे पक्ष ने चिन कैंग को सुयांग के बदले सॉर्ड बोन वाले डू फेंगमांग के साथ एक्सचेंज करने की बात कही। सुयांग ने यह एक्सचेंज स्वीकार कर लिया। दूसरे लोग इस फैसले पर खुश हुए और बोले कि एक कमजोर मूर्ख युवक और एक कमजोर पीक मास्टर का जोड़ा बिल्कुल सही है। ड्यू फेंगमांग को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि उसके पास नेचुरल सॉर्ड बोन है और वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को छोड़कर दूसरे सेक्ट में जाने वाला है। इसके बाद वो वहां से चला गया। सुयांग ने चिन कैंग को उठने के लिए कहा। उसने उसे याद दिलाया कि अगर वो उसका डिसाइपल बनना चाहता है तो उसे अपने मास्टर को सम्मान देना होगा। चिन कैंग ने सुयांग के सामने 3 बार झुककर प्रणाम किया और उसे अपना मास्टर स्वीकार किया। सिस्टम ने घोषणा की कि सुयांग को तीसरा डिसाइपल मिल चुका है। उसे एक नया मास्टर मीटिंग गिफ्ट मिला और चिन कैंग की लॉयल्टी 50% थी। सुयांग ने इसे ठीक ठाक शुरुआत माना। चिन कैंग भले ही बाहर से मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहा था, लेकिन सुयांग ने उसे अपना डिसाइपल स्वीकार कर लिया। इसके बाद सुयांग ने कहा कि अब वो उसे अपनी पहली लेसन देगा। उसकी पहली शिक्षा थी, जो व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे उसे जवाब जरूर दो। इसी बीच वही लोग सामने आ गए जिन्होंने चिन कैंग का मजाक उड़ाया था। उन्होंने चिन कैंग को चुनौती दी और उसे कमजोर समझते हुए उससे लड़ने की कोशिश की। बाकी लोग सोचने लगे कि चिन कैंग खुद लड़कर मरने जा रहा है, लेकिन सुयांग ने उसे पीछे हटने से नहीं रोका। उसने अपने नए डिसाइपल को खुद जवाब देने का मौका दिया। चिन कैंग ने सामने वाले को देखकर साफ कहा कि गोल्डन हेवन सेक्ट उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। उसने कहा कि अगर कोई उसके मास्टर और उसके खिलाफ खड़ा होगा तो चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न जुटा ले, उसका अंत तय है।
फिर चिन कैंग ने अपनी पहली लेसन को प्रैक्टिकली दिखाया। जिसने उसे अपमानित किया था, उसे उसी अपमान का जवाब मिलने वाला था। और सुयांग का नया डिसाइपल चिन कैंग अब अपनी असली जर्नी शुरू करने जा रहा था। डू फेंगमांग ने जाने से पहले सुयांग को आखिरी चेतावनी दी। उसने कहा कि आज भले ही सुयांग ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सुयांग को उसकी जरूरत पड़ेगी। जिस दिन वो अपनी इमॉर्टल सॉर्ड हासिल करेगा, उसी दिन वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट से अपना हिसाब चुकता करने वापस आएगा। सुयांग ने उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया और चिन कैंग को लेकर वापस सेक्ट लौट गया। अब चिन कैंग के लिए प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ही उसका नया घर था। लेकिन जैसे ही चिन कैंग ने सेक्ट की असली ताकत देखी, वो अंदर से हैरान रह गया। 2 पावरफुल ब्राइट सन रियल्म कल्टिवेटर्स यहां गेट कीपर के रूप में मौजूद थे। चिन कैंग ने सोचा कि अगर यह केवल एक सेकंड रेट सेक्ट है, तो फिर वो जिस गोल्डन हेवन सेक्ट में पहले था, उसे क्या कहा जाए। इसी दौरान दोनों डिवाइन सेक्ट्स के एंसेस्टर्स सू यांग से मिलने आए। दोनों ने सम्मान के साथ उसे प्रणाम किया। चिन कैंग ये देखकर दंग रह गया कि जिन लोगों को वो बेहद पावरफुल मानता था, वे उसके मास्टर के सामने झुक रहे थे। सुयांग ने दोनों को याद दिलाया कि उसने उन्हें गेट की रक्षा करने के लिए रखा है, सेक्ट का गेट तोड़ने के लिए नहीं। दरअसल दोनों के बीच आपसी स्पारिंग के दौरान सेक्ट के कुछ पत्थर और टाइल्स टूट गए थे। सुयांग ने साफ कहा कि ये टाइल्स काफी महंगे हैं और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एंसेस्टर्स ने तुरंत माफी मांग ली और कहा कि वे सिर्फ आपस में अभ्यास कर रहे थे। सुयांग ने मामला वहीं खत्म कर दिया। फिर उसने बताया कि उसने नया डिसाइपल स्वीकार किया है और अब वो सेक्ट में डाओ की टीचिंग देने वाला है। अगर वे चाहें तो बैठकर सुन सकते हैं। दोनों एंसेस्टर्स चिन कैंग के लिए गिफ्ट्स लेकर आए। एक ने हाई ग्रेड सॉर्ड दी और दूसरे ने पिल्स दी। चिन कैंग ये सब देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर उसने किस तरह के मास्टर को अपना गुरु बना लिया है, जिसके लिए 2 डिवाइन सेक्ट्स के एंसेस्टर्स भी गेट कीपर बने हुए हैं और ऊपर से उसके डिसाइपल्स को गिफ्ट्स देने के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद सुयांग ने चिन कैंग को ध्यान से देखा। उसके शरीर पर पुराने और नए घावों के निशान थे। उसकी डिवाइन बोन जबरदस्ती निकाल ली गई थी और इतनी भयानक हालत के बावजूद वो अब तक जिंदा था। चिन कैंग कभी गोल्डन हेवन सेक्ट का यंग मास्टर था, लेकिन वो गोल्डन हेवन सेक्ट के लीडर का इललेजिटिमेट सन था। बचपन से ही उसे लगातार बुलिंग सहनी पड़ी। आखिरकार उसके अपने पिता ने भी उसे एक डिस्कार्डेड पॉन की तरह छोड़ दिया। सुयांग ने उसे अपने साथ लुओ टियानफेंग ले जाने का फैसला किया। वहां खिन कैंग ने देखा कि सेक्ट में केवल नाम के लिए ही ताकत नहीं है, यहां मौजूद कल्टिवेटर्स की वास्तविक शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। कुछ समय बाद सिस्टम ने भी सुयांग को बधाई दी कि उसे नया डिसाइपल मिला है। अब चिन कैंग को अपनी असली स्थिति छिपाने की जरूरत नहीं थी। सुयांग ने उससे कहा कि वो जानता है कि चिन कैंग पिछले 10 सालों से मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। चिन कैंग ने चौंक कर अपने मास्टर की तरफ देखा। सुयांग ने उसकी पूरी कहानी बता दी। उसका अपना पिता उसे नहीं मानता था। बचपन से उसे लगातार अपमानित किया गया। उसकी डिवाइन बोन जबरदस्ती निकाल ली गई और अपनी जान बचाने के लिए उसे 10 साल तक पागल और मूर्ख होने का नाटक करना पड़ा। सुयांग ने उससे पूछा कि क्या यह सब सही है। चिन कैंग ने आखिरकार सच स्वीकार कर लिया। तब सुयांग ने उससे कहा कि अब उसे और छिपने की जरूरत नहीं है। उसने चिन कैंग को भरोसा दिलाया कि अगर वो उसका डिसाइपल बन चुका है, तो उसकी सारी दुश्मनी और उसका बदला अब उसके मास्टर की जिम्मेदारी भी है। सुयांग ने कहा कि यह सेक्ट ही अब उसका घर है और परिवार के बीच धोखा नहीं होता। यह सुनकर चिन कैंग बेहद प्रभावित हुआ। उसने कहा कि उसका सौभाग्य है कि उसे सुयांग जैसा मास्टर मिला। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की कि चिन कैंग की लॉयल्टी सीधे 100% तक पहुंच गई है। इसके साथ सुयांग को 400 गुना कल्टीवेशन रिटर्न मिला। अब चिन कैंग पूरी तरह से सुयांग का लॉयल डिसाइपल बन चुका था। इसके बाद सुयांग ने सोचा कि जब बाकी लोग चिन कैंग के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, तो मास्टर होने के नाते वो भी खाली हाथ कैसे रह सकता है। उसने चिन कैंग को एक बेहद खास सॉर्ड पिल दी। ये सुप्रीम क्वालिटी की सॉर्ड पिल थी। चिन कैंग को अभी तक ठीक से कल्टीवेशन शुरू भी नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन उस पिल की वजह से उसके शरीर में सॉर्ड शी की शक्ति दिखाई देने लगी। सुयांग ने कहा कि किन कैंग के लिए सुप्रीम सॉर्ड बोन टेक्निक की भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसने उसे एक ऐसी पेंटिंग दी जिसे किन कैंग रोज समझने और उसके भीतर छिपी सॉर्ड डाओ को महसूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही चिन कैंग ने उसे देखा, उसे लगा जैसे वो एक अलग सॉर्ड वर्ल्ड में प्रवेश कर गया हो। उस पेंटिंग के भीतर एक सॉर्ड एम्परर की प्रोफाउंड सॉर्ड डाओ मौजूद थी। चिन कैंग तुरंत उसमें डूब गया। उसी समय सिस्टम ने सुयांग को एक और रिवॉर्ड दिया। उसे एक सॉर्ड सॉवरेन टोकन मिला। सुयांग ने सोचा कि यह जरूर कोई अच्छी चीज होगी और बाद में अकेले में इसे ध्यान से देखेगा। फिर उसने अपना सॉर्ड टोकन छिपा लिया और सभी को बैठने के लिए कहा। अब डाओ लेक्चर शुरू होने वाला था। सुयांग ने अपने डिसाइपल्स के सामने टीचिंग शुरू की। उसने डाओ की गहराई समझाते हुए कल्टीवेशन के मार्ग की बातें करनी शुरू की। उसके चारों तरफ एक पावरफुल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एटमॉस्फेयर बनने लगा। सुयांग खुद भी इस प्रभाव से काफी खुश था। उसे लगा कि इसका इफेक्ट उसकी पिछली जिंदगी में देखी गई फैंटेसी फिल्मों से भी बेहतर है। वह अपने पुराने जीवन को याद करते हुए भावुक हुआ, लेकिन फिर खुद को संभाल कर लेक्चर जारी रखता रहा। इसी बीच बाहर दूसरी जगहों पर भी कई बड़ी घटनाएं शुरू हो चुकी थीं।
गोल्डन हेवन सेक्ट के लीडर को खबर मिली कि उसका एल्डर वेंडैन सिटी में मारा गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह थी कि चिन कैंग को सू यांग ने अपना डिसाइपल बना लिया है। गोल्डन हेवन सेक्ट के लीडर को यह सुनकर बेहद गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। उसने अपने बेटे चिन एओ को यह काम सौंपा और कहा कि साथ ही उस सॉर्ड टूम को भी खत्म कर देना। चिन एओ ने भी उत्साह दिखाया और अपने पिता के साथ जाने की अनुमति मांगी। कुछ ही समय बाद गोल्डन हेवन सेक्ट के लोग प्रोफाउंड हेवन सेक्ट पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सेक्ट का गेट लगभग खाली है। इसका फायदा उठाकर उन्होंने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को कायरों का सेक्ट कहकर उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने आदेश दिया कि सेक्ट का गेट तोड़ दिया जाए। उधर चिन कैंग ने समझ लिया कि यह सब उसके कारण हो रहा है। उसने अपने मास्टर से कहा कि इस मामले की जिम्मेदारी उसकी है और वह खुद इसे संभालना चाहता है। लेकिन सू यांग ने उसे समझाया कि असली स्ट्रेंथ होने का मतलब हर समस्या में घबराकर भागना नहीं है। उसने कहा कि अगर वे इस समय तुरंत बाहर भागेंगे तो उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए वो आराम से बैठकर अपना डाओ लेक्चर जारी रखेगा। सेक्ट के एक एल्डर की कल्टीवेशन उस समय ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल स्टेज में थी, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। सू यांग ने गेट पर हमला करने वालों को रोकने के लिए एक पावरफुल गेट कीपर को भेज दिया। फिर वो वापस अपना लेक्चर जारी रखने लगा। बाहर चिन एओ ने समझ लिया कि कोई पावरफुल व्यक्ति पहले ही वहां पहुंच चुका है। उसने सोचा कि शायद प्रोफाउंड हेवन सेक्ट पहले ही नष्ट हो चुका है और सॉर्ड पेविलियन का एंसेस्टर यहां सब कुछ खत्म करने आ चुका है। लेकिन तभी उसे असली स्थिति का पता चला। जिस व्यक्ति को वह समझ रहा था कि वह उनका दुश्मन है, वही अब प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का गेट कीपर बन चुका था। उस गेट कीपर ने चिन एओ को आसानी से दबोच लिया। उसने चिन एओ को वहीं रहने का आदेश दिया और खुद वापस सू यांग का लेक्चर सुनने चला गया। उसने साफ कहा कि अगर चिन एओ ने कोई परेशानी पैदा की तो वह उसके सारे दांत तोड़ देगा। आखिरकार सू यांग का लेक्चर खत्म हुआ। उसने मजाक करते हुए कहा कि मास्टर बनना भी आसान काम नहीं है। लगातार बोलते बोलते उसका गला सूख गया था। लेकिन अब चिन कैंग के सामने उसके बड़े भाई चिन एओ को लाया गया। सू यांग ने चिन कैंग से पूछा कि वो अपने भाई के साथ क्या करना चाहता है। चिन कैंग ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा कि चिन एओ उसका भाई कहलाने के लायक नहीं है। सू यांग ने उसे खुद फैसला करने की अनुमति दी। चिन कैंग ने अपने मास्टर से सपोर्ट मांगा। सू यांग ने कहा कि वह उसके पीछे खड़ा है। किन कैंग ने किन एओ को सामने बुलाया और उसे घुटने टेकने का आदेश दिया। किन एओ ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों में इतनी भयानक शक्ति का असर हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ा। तब किन एओ को समझ आया कि किन कैंग बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। उसने हैरानी से पूछा कि अगर किन कैंग ने मूर्ख बनने का नाटक नहीं किया होता तो क्या होता। किन कैंग ने आखिरकार अपनी असली भावना सामने रखी। उसने कहा कि अगर वो 10 साल तक मूर्ख बनने का नाटक नहीं करता तो किन एओ और गोल्डन हेवन सेक्ट के लोग उसे बहुत पहले ही खत्म कर देते। उसकी डिवाइन बोन छीनी गई, उसकी सारी चीजें हड़प ली गईं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। अब उसकी बारी थी। सू यांग ने किन कैंग की बात सुनी और उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। क्योंकि चिन एओ ने उसकी डिवाइन बोन छीनकर उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, सू यांग ने कहा कि अब उसे वह सब वापस करना होगा। चिन कैंग ने अपने मास्टर से कहा कि वह चिन एओ को वेंडैन सिटी में एक बेगर की तरह छोड़ना चाहता है। वह चाहता था कि चिन एओ को अपनी पिछली जिंदगी के कर्मों का परिणाम भुगतना पड़े। सू यांग ने कहा कि वह पहले ही वादा कर चुका है कि चिन कैंग जो करना चाहेगा वह कर सकता है, इसलिए यह पूरा मामला अब चिन कैंग के हाथ में है। चिन कैंग ने अपने मास्टर को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो इस काम को अच्छी तरह पूरा करेगा। फिर उसने अपनी पुरानी सॉर्ड बोन निकालकर सू यांग को सौंप दी। अब उसके पास अपने मास्टर द्वारा दी गई नई सॉर्ड बोन थी, इसलिए पुरानी बोन उसके किसी काम की नहीं थी। सू यांग ने मजाक में कहा कि इसे बाद में उसकी सेकंड डिसाइपल को एल्केमी मटेरियल के रूप में दे देगा। उधर चिन एओ को पूरी तरह कमजोर करके वेंडैन सिटी में छोड़ दिया गया। जो व्यक्ति कभी गोल्डन हेवन सेक्ट का यंग मास्टर था, वही अब सड़क पर एक बेगर की हालत में पड़ा था। लोग उसे पहचानने लगे, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। लोगों ने कहा कि वो पहले अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था, लोगों को परेशान करता था और तरह तरह के बुरे काम करता था। अब जब उसकी शक्ति चली गई थी तो जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया था उन्हें उससे बदला लेने का मौका मिल गया था। चिन एओ की हालत देखकर शहर के लोगों ने उसके पुराने कर्मों का हिसाब चुकाना शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति के पास कभी सब कुछ था वह अब पूरी तरह अकेला और असहाय पड़ा था। और दूसरी तरफ चिन कैंग ने पहली बार अपने पुराने दुश्मन पर पलटवार करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। चिन कैंग ने अपने मास्टर से पूछा कि क्या अब उसे बदला लेने के बाद संतोष मिला है, लेकिन चिन कैंग ने साफ कहा कि अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ। उसकी मां की मौत के पीछे सबसे बड़ा दोषी चिन हुआई था। उसी ने उसकी डिवाइन बोन जबरदस्ती निकलवाई थी। अब चिन कैंग चाहता था कि चिन हुआई उसकी मां की कब्र के सामने घुटने टेक कर अपने अपराध की कीमत अपनी जान देकर चुकाए। सू यांग ने उसकी इच्छा सुनी और तुरंत एक योजना बनाई। उसने गोल्डन हेवन सेक्ट को संदेश भेजने का आदेश दिया कि उनके फेवे यंग मास्टर शिन एओ को वापस ले जाएं। असल में यह एक ट्रैप था। सू यांग चिन हुआई को खुद बाहर निकालना चाहता था। उसने कहा कि यह लंबी रस्सी डालकर बड़ी मछली पकड़ने जैसा है। उधर गोल्डन हेवन सेक्ट में चिन एओ को देखकर उसके परिवार वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उसे इस हालत में पहुंचाया।
किनेओ ने बताया कि किन कैंग ने अब तक मूर्ख बनने का नाटक किया था और वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में जाकर सुयांग का डिसाइपल बन चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि सॉर्ड पेविलियन भी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पक्ष में खड़ा हो चुका था। गोल्डन हेवन सेक्ट को एहसास हुआ कि स्थिति अब पहले जैसी आसान नहीं रही। किन हुआई के बेटे ने सुझाव दिया कि सॉर्ड पेविलियन शायद केवल गोल्डन हेवन सेक्ट से दुश्मनी की वजह से प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की मदद कर रहा है। साथ ही सॉर्ड पेविलियन और मेडिसिन किंग वैली पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले मेडिसिन किंग वैली से अलायंस बनाया जाए और फिर अपने एंसेस्टर को बाहर बुलाया जाए। दो डिवाइन सेक्ट्स के साथ मिलकर वे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को खत्म करने की योजना बनाने लगे। यह सुनकर चिन कैंग की एक रिश्तेदार को चिंता हुई। उसे डर था कि चिन कैंग अब खतरे में है। उधर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में नए निर्माण का काम चल रहा था। सुयांग ने आदेश दिया था कि सेक्ट का नया गेट और पूरा परिसर 5 ग्रेट डिवाइन सेक्ट से भी ज्यादा भव्य होना चाहिए। तभी गोल्डन हेवन सेक्ट से चिन कैंग की आंट चिन हुआयू वहां पहुंची। उसने बताया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट बहुत जल्द बड़े संकट में फंसने वाला है। वो तुरंत चिन कैंग से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे बताया गया कि चिन कैंग अभी कल्टीवेशन में बंद है और फिलहाल किसी से नहीं मिल सकता। किन हुआयू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पास सॉर्ड पेविलियन की मदद न हो तो 2 डिवाइन सेक्ट्स का सामना करना मुश्किल होगा। वो किन कैंग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने तक की बात करने लगी। तभी सुयांग वहां पहुंच गया। उसने कहा कि मेहमान दूर से आए हैं, इसलिए तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। किन हुआयू ने पहली बार सुयांग को देखा और समझ गई कि यही किन कैंग का मास्टर है। उसने बताया कि गोल्डन हेवन सेक्ट में चिन कैंग के लिए केवल वही कुछ सच्ची चिंता रखती है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को वार्निंग देने आई थी, लेकिन सुयांग के चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखी। चिन हुआयू ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर गोल्डन हेवन सेक्ट और मेडिसिन किंग वैली मिलकर हमला करते हैं तो स्थिति बेहद खतरनाक होगी। उसने यह भी बताया कि चिन हुआई अपने एंसेस्टर को बाहर लाने वाला है। सुयांग ने फिर भी शांत होकर कहा कि चिन कैंग अब उसका डिसाइपल है, इसलिए चाहे चिन हुआयू उसकी आंट ही क्यों न हो, वह उसे अपनी इच्छा से चिन कैंग को ले जाने नहीं देगा। चिन हुआयू ने अपनी कल्टीवेशन का दबाव दिखाते हुए कहा कि अगर वह चिन कैंग को लेकर जाना चाहे तो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में कौन उसे रोक सकता है। लेकिन चिन कैंग ने खुद सामने आकर साफ कह दिया कि वो अपनी आंट के साथ नहीं जाएगा। उसने कहा कि उसका मास्टर उसकी रक्षा कर सकता है और उसे किसी खतरे की चिंता नहीं है। चिन हुआयू ने चिन कैंग को समझाया कि सू यांग की ताकत केवल दिखावा है। उसके अनुसार प्रोफाउंड हेवन सेक्ट, मेडिसिन किंग वैली और गोल्डन हेवन सेक्ट दोनों का सामना नहीं कर सकता। लेकिन चिन कैंग ने जवाब दिया कि मेडिसिन किंग वैली गोल्डन हेवन सेक्ट के साथ अलायंस नहीं बनाएगा। चिन हुआयू ने पूछा कि वो इतनी निश्चितता से यह बात कैसे कह सकता है। तब चिन कैंग ने उसे असली कारण बताया। मेडिसिन किंग वैली का एंसेस्टर इस समय प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के गेट पर गार्ड ड्यूटी कर रहा था। चिन हुआयू को यह बात मजाक जैसी लगी, लेकिन तभी सुयांग ने स्थिति संभाल ली। उसकी आंट ने जल्दबाजी में सुयांग को चुनौती दी, लेकिन चिन कैंग ने तुरंत अपनी आंट के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि वो सिर्फ अपने डिसाइपल की चिंता में ऐसा कर रही थी। सुयांग ने चिन कैंग की वजह से उसे इस बार माफ कर दिया और चेतावनी दी कि आगे दोबारा ऐसी गलती न हो। तभी चिन कैंग ने अपनी आंट को एक हाई ग्रेड स्पिरिट पिल दिखाई। चिन हुआयू हैरान रह गई कि उसके पास इतनी वैल्यूएबल पिल कैसे आई। किन कैंग ने कैजुअली बताया कि मेडिसिन किंग वैली के एंसेस्टर ने उसके मास्टर को खुश करने के लिए यह पिल गिफ्ट की थी और उसे इसे कैंडी की तरह खाने के लिए कहा था। यह सुनकर खिन हुआयू पूरी तरह अवाक रह गई। तभी मेडिसिन किंग वैली और सॉर्ड पेविलियन के दोनों एंसेस्टर्स वहां दिखाई दिए। खिन हुआयू ने उन्हें देखकर सोचा कि शायद अब असली संकट शुरू हो गया, लेकिन सुयांग ने दोनों एंसेस्टर्स को बुलाकर कहा कि सेक्ट का गेट टूट चुका है, अब वे दोनों मिलकर उसे दोबारा ठीक करें। चिन हुआयू यह देखकर दंग रह गई। जिसे वो 2 डिवाइन सेक्ट्स का सुप्रीम एंसेस्टर समझती थी, वही दोनों अब सुयांग के आदेश पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे। चिन कैंग ने अपनी आंट को समझाया कि ये दोनों यहां अपनी इच्छा से रह रहे हैं, क्योंकि उसके मास्टर की ताकत उनसे कहीं ऊपर है। तब चिन हुआयू को पहली बार एहसास हुआ कि सुयांग ने केवल चिन कैंग की जान ही नहीं बचाई थी, उसने उसकी डिवाइन बोन भी वापस दिलाई थी और चिन एओ के खिलाफ उसका बदला भी पूरा करवाया था। अब सुयांग केवल चिन हुआई के प्रोफाउंड हेवन सेक्ट तक आने का इंतजार कर रहा था। 2 पावरफुल एंसेस्टर्स के फ्री लेबर के कारण सुयांग भी खुश था। उधर चिन हुआयू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुयांग से माफी मांगी कि उसने उसकी ताकत को पहचानने में गलती की। सुयांग ने उसकी माफी स्वीकार कर ली। इसके बाद चिन हुआयू ने अपने परिवार के पुराने इतिहास की बात की। उसने बताया कि गोल्डन हेवन सेक्ट के पुराने लीडर ने बेटों को ज्यादा महत्व दिया था और इसी वजह से चिन हुआई को सत्ता मिली थी। लेकिन चिन हुआई के नेतृत्व में गोल्डन हेवन सेक्ट अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। फिर चिन हुआयू ने सुयांग से अपने पुराने एंसेस्टर चिन बुहुआन को बचाने की गुहार की। उसने बताया कि चिन बुहुआन ने कल्टीवेशन में जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी और उसकी फाउंडेशन बुरी तरह घायल हो गई थी। कई वर्षों से वो केवल अपनी जिंदगी बचाने के लिए बंद होकर रह रहा था। सुयांग ने उसकी हालत ठीक करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। किन कैंग ने भी बताया कि किन हुआई और उसके बेटे को अगर किन बुहुआन से समर्थन नहीं मिला तो उनका परिवार पूरी तरह टूट सकता है।
सुयांग ने किन हुआयू से कहा कि वो अपने एंसेस्टर को प्रोफाउंड हेवन सेक्ट लेकर आए। उसने कहा कि अगर एक व्यक्ति को बचाना है तो भी ठीक है, और 2 लोगों को बचाना है तो भी। सिस्टम मौजूद है, इसलिए उसे नुकसान की चिंता नहीं थी। इसके अलावा गोल्डन हेवन सेक्ट का एंसेस्टर आगे चलकर सुयांग का ऋणी भी रहेगा। चिन हुआयू तुरंत अपने एंसेस्टर को लाने चली गई। कुछ समय बाद उसने अपने एंसेस्टर को बताया कि एक व्यक्ति उसकी सोल इंजरी ठीक कर सकता है। लेकिन गोल्डन हेवन सेक्ट के भीतर चिन हुआई ने पहले ही अपने पिता को सुयांग के खिलाफ भड़का दिया था। उसने झूठ बोलकर कहा कि चिन कैंग ने सेक्ट के लोगों को मार डाला और प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने उसके परिवार के खिलाफ साजिश की है। चिन हुआयू ने इस बात का विरोध किया। उसने कहा कि असल में चिन हुआई ने ही चिन कैंग की डिवाइन बोन छीनी थी। चिन हुआई ने तुरंत उस पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया, लेकिन चिन हुआयू ने उसे चुनौती दी कि अगर वो सच बोल रहा है तो हेवन के सामने शपथ ले। खिन हुआई ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की और वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा कि क्या उसने कभी सेक्ट के खिलाफ कुछ गलत किया है। लेकिन उसके एंसेस्टर को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने खिन हुआई को पकड़ने का आदेश दे दिया। खिन हुआयू ने अपने एंसेस्टर से फिर कहा कि वह खुद प्रोफाउंड हेवन सेक्ट जाकर सच्चाई देख सकते हैं। उसने बताया कि मेडिसिन किंग वैली का एंसेस्टर और सॉर्ड पेविलियन का एंसेस्टर दोनों इस समय प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में मौजूद हैं, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसे झूठ बताया। उन्होंने कहा कि मेडिसिन किंग वैली और सॉर्ड पेविलियन एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए दोनों का एक ही जगह होना असंभव है। उन्होंने शिन बुहुआन को समझाया कि यह सिर्फ उसे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट तक खींचने की साजिश है। किन हुआई ने भी इसी बात का समर्थन किया। फिर उसने बताया कि मेडिसिन किंग वैली पहले ही अलायंस के लिए तैयार हो चुका है। दोनों सेक्ट्स प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में जाकर निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और बाकी लोग इस संघर्ष का फायदा उठाएंगे। किन बुहुआन ने भी तय कर लिया कि वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट जाएगा। वो देखना चाहता था कि सॉर्ड पेविलियन का एंसेस्टर वास्तव में कितना आगे बढ़ चुका है। तभी उसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। मेडिसिन किंग वैली का लीडर, जो पहले गंभीर सोल इंजरी की वजह से मौत के करीब था, अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने बताया था कि उसे किसी अज्ञात एक्सपर्ट ने बचाया है। चिन बुहुआन को शक हुआ कि इस एक्सपर्ट तक पहुंचने का रास्ता बाय निंग्युए से होकर जाता है, इसलिए उसने वेंडैन सिटी जाने का फैसला किया। उसने अपने बेटे चिन हुआई को आदेश दिया कि अगर वह समय पर वापस न आए तो गोल्डन हेवन सेक्ट के लोगों को लेकर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट पर हमला कर देना। उधर बाय निंग्युए के पास मेडिसिन किंग वैली की सबसे अच्छी मेडिसिनल मटेरियल्स पहुंच चुकी थीं। उससे पूछा गया कि क्या वह एक पावरफुल डिवाइन पिल बना सकती है। बाय निंग्युए ने बताया कि उसके मास्टर ने उसे एक डिवाइन बोन दी है, जिसे मुख्य इंग्रेडिएंट बनाया जा सकता है। समस्या केवल बाकी रेयर इंग्रेडिएंट्स की थी, इसलिए फिलहाल वो केवल डिवाइन यांग पिल तैयार कर सकती थी। तभी अचानक बाहर से एक भारी आवाज आई। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या उसने अभी कहा कि वो डिवाइन यांग पिल बना सकती है। वो व्यक्ति गोल्डन हेवन सेक्ट का एंसेस्टर छिन बुहुआन था। वह बेहद तेज गति से वहां पहुंचा था और उसके बाल तक बिखरे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ को अभी तक इन घटनाओं की पूरी जानकारी नहीं थी। वो अपनी सेक्ट में लौट रहा था और सोच रहा था कि उसने नए डिसाइपल्स भी ले लिए, डाओ लेक्चर भी दे दिया। अब अगला काम क्या किया जाए। दूसरी तरफ छिन कैंग के पिता छिन हुआई को जब पता चला कि उसके छोटे बेटे को छिन कैंग ने बर्बाद कर दिया है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे यह भी पता चला कि छिन कैंग अब सुयांग का डिसाइपल बन चुका है और सॉर्ड पेविलियन के लोग भी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के साथ खड़े हैं। लेकिन चिन हुआई ने हार मानने के बजाय मेडिसिन किंग वैली से अलायंस करने और अपने एंसेस्टर को बाहर लाने का फैसला किया। उसका इरादा साफ था, दोनों डिवाइन सेक्ट्स की ताकत मिलाकर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन तभी गोल्डन हेवन सेक्ट के हजारों लोग सेक्ट के बाहर पहुंच गए। चिन हुआई ने खुलेआम धमकी दी कि अगर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने चिन कैंग को उसके हवाले नहीं किया तो आज पूरा सेक्ट मिटा दिया जाएगा। चिन कैंग तुरंत अपने मास्टर के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि जिसने भी उसके सेक्ट के लोगों को छूने की कोशिश की, उसे पहले उसकी तलवार का सामना करना पड़ेगा। चिन हुआई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिस इंसान की डिवाइन बोन तक निकाल ली गई हो, वह अब उसका सामना कैसे करेगा। लेकिन चिन कैंग अब पहले वाला कमजोर युवक नहीं था। इसी बीच दूसरे कई सेक्ट्स भी मौके का फायदा उठाने के लिए वहां पहुंच गए। उनका असली लक्ष्य गोल्डन हेवन सेक्ट और प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की लड़ाई के बाद सुयांग की इमॉर्टल सॉर्ड और चिन कैंग की सुप्रीम सॉर्ड बोन हासिल करना था। वे आपस में सोच रहे थे कि दोनों पक्षों को पहले लड़ने दिया जाए और जब दोनों कमजोर हो जाएं, तब सारी ताकत और ट्रेजर्स अपने कब्जे में कर लिए जाएं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। गोल्डन हेवन सेक्ट के लोगों ने सेक्ट के भव्य गेट को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी सारी हेवनली ट्रेजर्स से गेट सजाने से कोई सेक्ट महान नहीं बन जाता। उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का गेट पूरी तरह तोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्हें पता चला कि यह साधारण गेट नहीं था। उनका सबसे ताकतवर कल्टीवेटर भी उसे आसानी से नहीं तोड़ पाया। किन हुआई गुस्से में चिल्लाया कि सभी मैजिकल वेपन्स निकालो और तब तक हमला करते रहो जब तक उसकी डिफेंसिव पावर खत्म न हो जाए। कुछ देर बाद गेट की डिफेंसिव एनर्जी कमजोर पड़ने लगी।
तभी मेडिसिन किंग वैली के लोग भी मैदान में पहुंच गए। सुयांग ने सेक्ट का गेट देखा और कहा कि इसकी डिफेंसिव पावर अभी भी पर्याप्त नहीं है। इतने बड़े हमले के बाद भी गेट मुश्किल से टिक पाया था। उसने तय किया कि बाद में सॉर्ड पेविलियन और मेडिसिन किंग वैली के दोनों एंसेस्टर्स से इसमें और मजबूत प्रोटेक्शन लगवानी पड़ेगी। फिर उसने छिन हुआई के लोगों में से एक को पकड़कर अपने सामने घुटनों पर बैठा दिया। उसने कहा कि उसकी जान उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब उसके डिसाइपल छिन कैंग को सौंप दिया गया। छिन कैंग ने अपने पिता छिन हुआई को सामने देखा। छिन हुआई ने भावुक होकर कहा, कैंगर, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन छिन कैंग ने बिना किसी दया के जवाब दिया कि क्या उसने कभी उसे या उसकी मां को माफ किया था? क्या उसने कभी उसकी जिंदगी के बारे में सोचा था? छिन हुआई ने अपने पिता होने का अधिकार जताते हुए उसे धमकाया। लेकिन अब छिन कैंग के भीतर वर्षों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ चुका था। उसी समय गोल्डन हेवन सेक्ट का एंसेस्टर भी वहां पहुंच गया। लेकिन छिन हुआई ने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसका अपना एंसेस्टर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के अंदर था, और वो छिन हुआई की तरफ नहीं बल्कि सू यांग की तरफ झुका हुआ था। छिन हुआई को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। एंसेस्टर ने स्वीकार किया कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया था। उसने किन हुआई को गोल्डन हेवन सेक्ट के लीडर पद से हटा दिया और उसे पीछे के पनिशमेंट ग्राउंड्स में भेज दिया। अब उसे पूरी जिंदगी वहीं अपने अपराधों के बारे में सोचते हुए बितानी थी। इसके बाद उसने एक सोल सेवरिंग विप सुयांग को भेंट की। सुयांग ने कहा कि यह तो केवल एक हेवनली ग्रेड आर्टिफैक्ट है। लेकिन जैसे ही उसने इसे अपने डिसाइपल से स्वीकार किया, सिस्टम सक्रिय हो गया। सिस्टम ने घोषणा की कि डिसाइपल से प्राप्त हेवनली ग्रेड आर्टिफैक्ट पर 10,000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर हुआ है, और सुयांग को बदले में एक सुप्रीम इमॉर्टल आर्टिफैक्ट प्राप्त हुआ। सुयांग यह देखकर बेहद खुश हो गया। उसके सिस्टम का रिवॉर्ड मैकेनिज्म फिर एक बार उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा साबित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक नया खतरा जन्म ले रहा था। कुछ लोग छिन कैंग की सुप्रीम सॉर्ड बोन पर नजर लगाए हुए थे। उनका इरादा साफ था, छिन कैंग के पूरी तरह मजबूत होने से पहले उसकी सॉर्ड बोन छीन लेना। लेकिन तभी सामने वाले ने चुनौती दी। उसने कहा कि अगर सू यांग में इतनी ताकत है तो वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के उस मिस्टीरियस हेवनली सोल रियल्म एक्सपर्ट को बुलाए। वह खुद उस एक्सपर्ट से सामना करना चाहता था। लेकिन तभी छिन कैंग आगे आया। उसने अपने दुश्मन को घूर कर कहा, मेरे मास्टर से मिलने से पहले तुमने मुझसे पूछा भी है? दूसरी तरफ दुफुमा यानी डू फेंगमांग, जो खुद को पुनर्जन्म लिया हुआ सॉर्ड इमॉर्टल समझ रहा था, अब भी सू यांग को हल्के में ले रहा था। छिन कैंग ने उसे साफ चेतावनी दी कि उसका मास्टर उसके सामने ही खड़ा है। लेकिन डू फेंगमांग को सू यांग में कोई खास ताकत नजर नहीं आ रही थी। तभी सू यांग ने उसका नाम लेकर कहा कि उसे याद है उसका नाम डू फेंगमांग है। डू फेंगमांग ने अकड़ते हुए कहा कि उसका नाम लेने की भी सू यांग की हैसियत नहीं है। सू यांग ने उसकी असली पहचान तुरंत बता दी। वो एक राइनकार्नेटेड सॉर्ड इमॉर्टल था। डू फेंगमांग ये सुनकर चौंक गया। सू यांग ने कहा कि अगर उसने पहले सच्चे मन से उसका डिसाइपल बनने की कोशिश की होती तो शायद सू यांग उसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता। लेकिन उसने उस मौके को खुद गंवा दिया और अब प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में आकर उसके लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया था। इसलिए अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ड्यू फेंगमांग को फिर भी भरोसा था कि वो सू यांग को आसानी से मार सकता है। लेकिन सू यांग ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 हेवनली सोल पिल्स निकालकर सबको हैरान कर दिया। ड्यू फेंगमांग ने उन्हें देखकर कहा कि क्या यही उसका अंतिम ट्रम्प कार्ड है? सू यांग ने फिर 3 और हेवनली सोल पिल्स निकाल दी। अब उसके हाथ में कुल 6 हेवनली सोल पिल्स थीं। वो मजाक में बोला कि 6 उसके पास हैं और सिर्फ 3 डू फेंगमांग के पास। डू फेंगमांग ने अपनी रीइंकार्नेटेड सॉर्ड इमॉर्टल की आइडेंटिटी पर भरोसा करते हुए हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी ताकत सू यांग के सामने बेकार साबित हो गई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो आसानी से मारने वाला था, उसके सामने वो खुद इतना कमजोर कैसे पड़ गया। उसने खुद को हेवंस चोजन कहा और दावा किया कि वही इस युग का असली डेस्टिन्ड पर्सन है। लेकिन सू यांग ने उसकी पूरी ताकत को तोड़ दिया। ड्यू फेंगमांग ने आखिरी बार अपनी जान बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर वो यहां मारा गया तो हेवनली डाओ को इसकी खबर हो जाएगी, क्योंकि वो एक राइनकार्नेटेड सॉर्ड इमॉर्टल है। सू यांग ने उसकी इस धमकी को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि केवल एक पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति होने से वो सू यांग को धमका नहीं सकता। ड्यू फेंगमांग अब पूरी तरह डर चुका था। उसने पूछा कि सू यांग आखिर है कौन? सू यांग ने जवाब दिया कि वो ऐसा अस्तित्व है जिसकी ऊंचाई तक डू फेंगमांग कभी पहुंच ही नहीं सकता। डू फेंगमांग ने अपनी जान के बदले कोई भी कीमत देने की बात कही। सू यांग ने उसकी सबसे बड़ी पूंजी पहचान ली, उसकी सॉर्ड इमॉर्टल इनहेरिटेंस। उसने उसकी सॉर्ड इमॉर्टल इनहेरिटेंस अपने कब्जे में ले ली और कहा कि अब यह इनहेरिटेंस उसकी है। इसके बाद सू यांग ने डू फेंगमांग की सॉर्ड डाओ फाउंडेशन भी छीन ली। लेकिन उसने उसकी जान बख्श दी, क्योंकि अब उसकी फाउंडेशन नष्ट हो चुकी थी और भविष्य में वो कोई खतरा नहीं था। सू यांग ने उसे वहां से जाने दिया और छिन कैंग से कहा कि अब घर वापस चलते हैं। इस पूरी लड़ाई के बाद प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। सेक्ट अब सदर्न रीजन में अपनी जगह मजबूती से बना चुका था। मेडिसिन किंग वैली और सॉर्ड पेविलियन के पावरफुल लोग भी सू यांग के सामने पूरी तरह झुक चुके थे। दोनों साइड्स ने स्वीकार किया कि आज की लड़ाई में उनका सू यांग की मदद करना उनके लिए सम्मान की बात थी।
सुयांग ने भी कहा कि आज के काम में सभी का योगदान था। इसके बाद उसे कई पावरफुल ट्रेजर्स और डिवाइन पिल्स भेंट किए गए। मेडिसिन किंग वैली के लीडर ने सुयांग को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे फिर से ब्रेक थ्रू करने की उम्मीद भी दे दी। दूसरी तरफ सुयांग के डिसाइपल भी अपने मास्टर को देखकर हैरान थे। एक डिसाइपल ने पूछा कि क्या उनका मास्टर सच में कोई इमॉर्टल है। दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, हमारे लिए तो हमारे मास्टर ही इमॉर्टल हैं। कुछ समय बाद सुयांग आखिरकार अपने पीक पर वापस लौटा। उसने सोचा कि पूरे दिन गंभीर चेहरा बनाए रखना और सबके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना भी काफी थकाने वाला काम है। तभी सिस्टम ने उसकी वर्तमान स्थिति बताई। सुयांग की कल्टीवेशन अब 9th ग्रेड सोलर रियल्म तक पहुंच चुकी थी और उसके पास इन्फिनिट बोन थी। उसकी कल्टीवेशन रिटर्न अब 400 गुना हो चुकी थी। उसके डिसाइपल भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये बुफान अपनी जर्नी पर था। बाई निंग्यूएस 7वीं ग्रेड ब्राइट मून रियल्म तक पहुंच चुकी थी और किन कैंग ने 1st ग्रेड ग्रेट प्रोफाउंड रियल्म हासिल कर लिया था। सुयांग ने छिन कैंग की प्रोग्रेस देखकर संतोष जताया। उसने सोचा कि पहला डिसाइपल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जल्द ही उसके वापस लौटने पर सिस्टम से एक और बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे चिंता भी हुई, क्योंकि ये बुफान का पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। सुयांग को डर था कि वो वापस आने से पहले फिर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा और आखिर में उस मुसीबत को भी सुयांग को ही संभालना पड़ेगा। फिर सुयांग ने दूर देखते हुए कहा कि सदर्न रीजन तो सिर्फ शुरुआत है। एक दिन पूरी दुनिया प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का नाम जानेगी और वो अपने सभी डिसाइपल्स को इस दुनिया के शीर्ष तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन आएगा तो सब्सक्राइब रहने पर आपको उसकी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप लोग नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट सीजन जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर